तो ये हमारा दूसरा पार्ट है गेम ऑफ थ्रोन्स की उस जर्नी का जो सीजन 4 पर खत्म हुई थी। वो दौर जब ये शो पूरे टीवी हिस्ट्री का पीक था। सीजन 1 से 4 तक सब कुछ इतना शानदार था। नेड स्टार्क की मौत, रेड वेडिंग, टिरियन का दिमाग, लगता था कि ये कभी डिक्लाइन कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर आया सीजन 5 और यहाँ से शुरू हुई एक नई कहानी जहाँ हमें कभी कमाल के मोमेंट्स देखने को मिला तो कभी बकवास मोमेंट्स। सीजन 5 का वो वॉक ऑफ शेम का मास्टर क्लास, फिर सीजन 6 में सर्सी ने जब सेप्ट ऑफ बेलर को उड़ाकर अपनी पावर को शोकेस किया, वो सीन तो हद से ज्यादा बैडास था। इन सीजन्स में टिरियन का डैनरिस के साथ आना और वो मीरिन का बैटल, ड्रैगन्स का आग बरसाना लाजवाब था। फिर हमें पूरे शो का सबसे जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी देखने को मिला बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में। लेकिन फिर ये शो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुई। हालांकि सीजन 7 में स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक्शन कमाल था, आर्या और सांसा का लिटिल फिंगर को खत्म करना सेटिस्फाइंग था, लेकिन फिर भी ये पुराने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा फील नहीं दे रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी राइटिंग की जबरदस्त डाउनफॉल। इन सीजन्स में सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स, एक्टिंग सब कुछ कमाल का था, लेकिन राइटिंग धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर रहा था। जैसे जॉन स्नो का स्टूपिड बियॉन्ड द वॉल जर्नी, टिरियन का दिमाग गायब हो जाना, ये सब ऑडियंस को बहुत फ्रस्ट्रेट करने लगा। ये सब चीजें आने वाले डिजास्टर का हिंट दे रहा था जो बाद में सीजन 8 में होने वाला था। लेकिन इन सब के बावजूद फैंस को इसके आखिरी सीजन यानी सीजन 8 के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और फिर आया सीजन 8 जो एकदम डिजास्टर साबित हुआ। आर्या का नाइट किंग को मारना, डेनरिस का बिना लॉजिक के किंग्स लैंडिंग जलाना, जेमी का ईंटों के नीचे गिरकर मर जाना, जॉन का आई डोंट वांट इट वाला रोबोटिक हरकतें, मतलब इस सीजन ने गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी लेगेसी को बहुत गंदा नुकसान पहुंचाया है। सीजन 5 और 6 में ढेर सारी चीजें कमाल की थीं, जैसे सर्सी का बदला, डेनरिस का ड्रैगन्स के साथ पहली बार उड़ान और जॉन और सांसा का विंटरफेल को वापस लेना। लेकिन इनमें साथ ही कुछ बकवास मोमेंट्स भी शुरू हुई, जैसे टिरियन का एक बेवकूफ बन जाना, प्लॉट आर्मर का इन्वेंट होना और राइटिंग का रश्ड होना। फिर सीजन 7 में कुछ अच्छे मोमेंट्स तो थे, लेकिन इसकी पेसिंग बहुत ज्यादा रश कर दी गई। और सीजन 8 वो तो बर्बादी का पीक था। लेकिन डेविड और डैन ने ऐसा क्या कर दिया कि जो शो अभी तक पूरे टीवी शोज को डोमिनेट कर रहा था, उस शो का फिनाले सबसे बर्बाद फाइनल सीजन बन गया। तो आज हम इस अजीब से सफर में जाने वाले हैं जो कि होने वाली है गेम ऑफ थ्रोन्स की सीजन 5 से 8 तक। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। ये बात कितनी अजीब है जहां सीजन 4 में सब प्लॉट्स अपने पीक पर थे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बोला था, लेकिन अब सीजन 5 में ये उतना एंगेजिंग नहीं था। मेरे हिसाब से इन स्टोरी लाइंस के उतने एंगेजिंग न होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि शो अब ऐसा फील नहीं कर रहा था जैसे कोई शतरंज का गेम चल रहा हो। पहले ऐसा लगता था कि कैरेक्टर्स हर टाइम स्कीमिंग कर रहे हैं, अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए स्मार्ट फैसले ले रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि इवेंट्स बस यूं ही हो रहे हैं और हम बस ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स इसके नतीजों से कैसे डील करते हैं। अब जाहिर है लोग सबसे ज्यादा यही डिबेट करते हैं कि बेनियोफ और वाइस के पास अडेप्ट करने के लिए किताबें खत्म हो गई थीं, इसलिए इन सीजन्स की क्वालिटी गिरी। 2011 में जॉर्ज R.R. मार्टिन ने अपनी सीरीज की 5वीं किताब ए डांस ऑफ द ड्रैगन्स रिलीज की थी। वो किताब ज्यादातर सीजन 5 के साथ मेल खाती है, लेकिन डेविड बेनियोफ और D.B. वाइस ने उस किताब के ढेर सारे हिस्सों को इग्नोर कर दिया था। तो इन सब प्लॉट्स की क्वालिटी इतनी गड़बड़ होने का मेन रीजन ही था कि उन्होंने अब बुक्स से काफी चीजों को इग्नोर करके खुद ही चीजों को क्रिएट करने लगे थे, क्योंकि अब बुक्स पर काफी ज्यादा नए कैरेक्टर्स जुड़ रहे थे, लेकिन उनको अब जल्दी इस शो को खत्म करना था। तो जब हम सीजन 6 और 7 पर पहुंचे तो ये लगभग पूरी तरह से वो मटेरियल था जो उनको खुद से बनाना पड़ा था। हाँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो उन्हें पता थे कि होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मार्टिन से बात की थी कि आगे क्या होगा। लेकिन उन इवेंट्स की जो बारीकियां थीं, जो उन्हें इतना शानदार बनाती थीं, वो बेनियोफ और वाइस से छूट गईं और उन्हें खुद से सब कुछ क्रिएट करना पड़ा। जॉर्ज R.R. मार्टिन पहले 4 सीजन्स में हर सीजन का एक एपिसोड खुद लिखते थे और ये भी सीजन 5 से बंद हो गई थी। तो ये कहना आसान है कि अडेप्ट करने के लिए मटेरियल की कमी और मार्टिन की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से शो की क्वालिटी गिरी। लेकिन मैं सारा इल्जाम सिर्फ इस पर नहीं डालूंगा, क्योंकि इन सीजन्स में फिर भी कुछ शानदार मोमेंट्स थे। तो चलो कुछ स्टोरी लाइंस पर हम नजर डालते हैं। तो पहले चलते हैं द वॉल में, जहां स्टैनिस बैराथियन की स्टोरी बिल्कुल ठंडी पर गई थी, जहां काफी एपिसोड्स तक वो वॉल में क्या कर रहा था कोई नहीं जानता। हाँ, उसके 1-2 सीन्स थे जॉन स्नो के साथ, जहां वो उसे एक स्टार्क बनाने की ऑफर देता है, जो कि मेरे ख्याल से जॉन की कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टिंग थी। लेकिन इसके अलावा स्टैनिस का कोई भी खास काम नहीं चल रहा था। ये देखना काफी सैड था कि उन्होंने स्टैनिस जैसे इतने अच्छे कैरेक्टर को इस तरह वेस्ट कर दिया था। लेकिन सीजन 5 में कुछ चीजें इतनी शानदार थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे इन सीजन्स में कुछ कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट शानदार तरीके से जारी रहा, जो कई मायनों में दिलचस्प था। हालांकि टिरियन के मामले में ये लागू नहीं होता,
लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। शुरुआती सीजन्स में हमने इन कैरेक्टर्स को समझा और जाना कि ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, और फिर उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी थी। लेकिन सीजन 4 के बाद अब हमें ये देखने को मिला कि इन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस ने उनके डिसीजन पर क्या असर डाला है। इस सीजन में जॉन स्नो की स्टोरी लाइन काफी ही इंटरेस्टिंग थी। उसका सबसे बैड आस मोमेंट्स में से एक था जहां जानो स्लिंट ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने थे और इसलिए उसको डेथ सेंटेंस मिला था। गेम ऑफ थ्रोन्स में जस्टिस बहुत ही कम देखने को मिलती है और जानो स्लिंट, वो इंसान जिसने सीजन 1 में नेड स्टार्क को धोखा दिया था, उसकी मौत फाइनली जाकर नेड स्टार्क के बेटे के हाथों ही होती है। फिर आता है हार्ड होम एपिसोड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे डेविड और डैन ने यहाँ एक्शन और टेंशन को परफेक्टली बैलेंस किया। हार्ड होम में मीटिंग और फिर आर्मी ऑफ द डेड से लड़ना और व्हाइट वॉकर्स को मारना बहुत ही कमाल था। हार्ड होम पूरे शो की सबसे आइकॉनिक एपिसोड्स में से एक है। ये पहली बार था जब हमें व्हाइट वॉकर्स की असली खौफनाक ताकत देखने को मिली। ये एपिसोड व्हाइट वॉकर्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी था। ये वो खतरे थे जिन्हें सीरीज के पहले सीन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और पहली बार हमें सचमुच उनकी तबाही का अंदाजा हुआ। अगर बात करें जॉन स्नो की, तो उसके लॉर्ड कमांडर बनने के बाद पहली बार हमने देखा कि वो एक लीडर के तौर पर कैसा परफॉर्म करता है। उसने काफी मुश्किल फैसले लिए, जैसे वाइल्डलिंग्स को वॉल के इस पार लाना और 7 किंगडम्स में शामिल करना। ये फैसला उसके नाइट्स वॉच के ब्रदर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसे इसके लिए मार दिया गया। इससे शो का मेन थीम फिर से साफ होता है, जो कि है हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर बात करें टिरियन और जोरा मॉर्मॉन्ट की, तो यहाँ पर सच में ये फील हुआ था कि डायलॉग्स अब फीका पड़ने लग गए हैं। इससे टिरियन की असली स्ट्रेंथ, जो कि उसके शानदार डायलॉग्स ही थे, वो बर्बाद होने लगे। जहां पहले के सीजन्स के ट्रेवल्स में ब्रॉन और टिरियन की जोड़ी में कॉमेडी और स्मार्ट डायलॉग्स थे, जो कि यहाँ जोरा के साथ बिल्कुल मिसिंग थे। एक और ट्रेंड जो इस सीजन से शुरू हुआ वो था टिरियन का वैरिस के सामने हर बार कॉक जोक्स मारना और वैरिस का डिसअपॉइंटेड या चिरा हुआ रिएक्शन देना। शुरू के कुछ एपिसोड्स में उनके साथ बस यही होता रहा। मुझे लगता है यहीं से टिरियन का पूरा कैरेक्टर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि डेविड और डैन जॉर्ज R.R. मार्टिन जितने शानदार डायलॉग्स नहीं लिख सकते, और ये सब हुआ क्योंकि इस सीजन उन्होंने बुक्स से थोड़ा अलग दिशा में जाने की कोशिश की। इसके अलावा जेमी का सैंड स्नेक्स वाला सब प्लॉट, सांसा का रैमजी से टॉर्चर, डेनेरिस का सन्स ऑफ द हार्पी से डील करना और ब्रियन ऑफ टार्थ का बस इंतजार करना कि सांसा कब कैंडल जलाए, इनमें से कुछ भी उतना खास नहीं था। जहां सैंड स्नेक्स के कैरेक्टर्स को पूरी तरह बर्बाद तरीके से दिखाया गया। जेमी किडनैपिंग में फेल हुआ, कैप्चर हुआ, फिर भी डॉन के किंग से मार्सेला को मांगने पर वो मान भी गया। ये अब तक की पूरे शो की सबसे डम्बेस्ट चीज हुई थी। सांसा का रैमजी से टॉर्चर देखना मुश्किल था, क्योंकि थियॉन के साथ हमने वो ड्रामा पहले ही देख लिया था, और डेनेरिस का दुश्मन एक अनजान ऑर्गेनाइजेशन था, जहां राइटर्स यहां कोई इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं बना पाए। सचमुच किसी को क्या फर्क पड़ता है कि सन्स ऑफ द हार्पी के एक मेंबर का फेयर ट्रायल हो या ना हो, लेकिन हाँ, इस सब प्लॉट में चीजें बस आखिर में थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे वो ड्रोगन का एक्शन सीन बहुत ही जबरदस्त था। जब ड्रोगन आता है और सन्स ऑफ द हार्पी को जलाता है, वो मोमेंट एकदम आइकॉनिक था। मुझे ये अच्छा लगा कि कैसे डेनेरिस ने अपने ड्रैगन के साथ फिर से कनेक्शन बनाया। ये उसकी पावर का असली सबूत था और ये दिखाती है कि क्यों उसे लोग मदर ऑफ ड्रैगन्स कहते हैं। और हाँ, टिरियन का डेनेरिस से मिलना भी ठीक ठाक था। यहाँ पूरे शो के 2 बेस्ट कैरेक्टर्स आखिरकार पहली बार एक साथ आए थे, लेकिन ये सीन उतना ज्यादा खास नहीं था। इसका सबसे बड़ा रीजन था इसके डायलॉग्स। ये सीजन 5 का एक ऐसा मोमेंट था जिसने फ्यूचर के लिए ढेर सारी उम्मीदें जगाई थी। सर्सी की बात करें तो उसके लिए हमदर्दी दिखाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो ढेर सारा बेकार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, जबकि यहाँ मार्जरी और टॉमेन तो साथ में खुश ही थे। लेकिन फिर हुआ सर्सी का वॉक ऑफ शेम। उस सीन ने सच में मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हाँ, सर्सी ने ढेर सारी बुरे काम किए हैं, लेकिन जिस तरह उसकी ह्यूमिलिएशन हुई, इसे देखकर सर्सी के लिए भी कुछ तो हमदर्दी हुई थी। लीना हेडी का परफॉर्मेंस तो बस कमाल का था। उनके चेहरे पर हर इमोशन साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। ये सीजन 5 के सबसे अच्छे चीजों में से एक थी। आर्या का ट्रेनिंग वाला हिस्सा तो शुरुआत में इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बाद में हमें बस बैठकर साफ सफाई करना देखना था। ये सबसे कूल सब प्लॉट हो सकता था, लेकिन पूरा वेस्ट हो गया। ओवरऑल ये सारी सब प्लॉट्स राइटिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट के मामले में बहुत गड़बड़ हो गई थी। एक और चीज जो इस सीजन से शुरू हुई वो है एक्शन और शॉक वैल्यू के लिए जबरदस्ती कैरेक्टर डेथ। डेविड और डैन, गेम ऑफ थ्रोन्स के शो रनर्स ने सर बैरिस्टन सेल्मी जैसे शानदार कैरेक्टर को यूं ही मार डाला, जो किताबों में इस पॉइंट पर मरे नहीं थे। इस जबरदस्ती डेथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसका रिपल इफेक्ट डेनेरिस की सारी सब प्लॉट्स पर पड़ा। सर बैरिस्टन डेनेरिस के लिए एक एंकर था, जिंदगी का अच्छा साइड दिखाने वाला, और अगर आप वो एम्बुश सीन हटा भी दो तो मेरिन की स्टोरी लाइन में कुछ बदलता ही नहीं। बस सर बैरिस्टन मरता है, ग्रे वर्म घायल होता है, और बस इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं था।
इस तरह की राइटिंग का मेन इश्यू ये है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के पुराने सीजन से बिल्कुल उल्टा है। सीजन 1 में 2 जबरदस्त एक्शन सीन थे और दोनों में ही ढेर सारा बिल्डअप था और स्टोरी पर लास्टिंग इम्पैक्ट था। ब्रॉन ने टीरियन को ट्रायल बाय कॉम्बैट में बचाया और जैमी ने नेड स्टार्क से कैटलिन के टीरियन को किडनैप करने की वजह से लड़ाई की। इन सीन्स का मोटिव था, इनका बिल्डअप था और इनका कैरेक्टर्स पर इम्पैक्ट था। और यहाँ सन्स ऑफ द हार्पी का ये एक्शन सीन बस ऐसे ही दिया गया था, जहाँ पर एक जरूरी कैरेक्टर मर जाता है। डेविड और डैन ने आसान रास्ता चुना, न कि ऐसा सीन लिखा जो तीनों चीज करे जैसा सीजन 1 में था। वहाँ एक्शन कम था क्योंकि राइटिंग और डायलॉग्स इतने जबरदस्त थे, लेकिन यहाँ अब जॉर्ज आर मार्टिन के डायलॉग्स नहीं थे, तो इन दोनों ने ये जबरदस्ती एक्शन सीन डाला ताकि सीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अच्छी राइटिंग का सबसे जरूरी पार्ट ये है कि उसका कोई पर्पस हो जिससे कैरेक्टर्स डेवलप हो, प्लॉट आगे बढ़े और दुनिया क्रिएट हो जिसमें वो रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिटिल फिंगर को ले लेते हैं, जहां सीजन 5 में उसका स्क्रीन टाइम ढेर सारा था, लेकिन उसकी हरकतें उसके स्मार्ट कैरेक्टर के खिलाफ जा रही थीं। उसका सांसा को रैमजी को बेचना एक डम डिसीजन था, क्योंकि तुम उस आखिरी इंसान को दूर नहीं करना चाहते जिसके पास अभी भी स्टार्क्स का खून हो। और इसके अलावा उसने तुम्हें लाइसा एरन को मारते हुए भी देखा था। उनके पास यहाँ एक बहुत अच्छा मौका था लिटिल फिंगर और सांसा के कैरेक्टर को डेवलप करने का, लेकिन बदले में हमें मिला लिटिल फिंगर का डम्ब आइडिया और सांसा का और ज्यादा टॉर्चर। मतलब इतने सीजन्स तक सांसा किंग्स लैंडिंग में टॉर्चर ही हो रही थी, तो यहाँ उसके कैरेक्टर को थोड़ा सांस लेने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ये मौका वेस्ट कर दिया। और बुक्स में तो सांसा का विंटरफेल लौटकर रैमजी से शादी ही नहीं हुई थी। ये डेविड और डैन का बदलाव था, शायद इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आया कि सांसा के साथ क्या करें। इसके अलावा उन्होंने तो यहाँ ब्रैन की स्टोरी लाइन को तो पूरी तरह हटा ही दिया। ब्रैन की स्टोरी इस स्टेज पर इतनी इंटरेस्टिंग हो गई थी क्योंकि वो टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता था। वो हमें दुनिया के किसी भी मिस्ट्री का जवाब दिखा सकता था। हालांकि सीजन 6 में ये हुआ था, लेकिन सोचो अगर सीजन 5 में ये कहानी आगे बढ़ाई जाती, हमें व्हाइट वॉकर्स के बारे में ढेर सारे जवाब मिल सकते थे। यहाँ उनके पास एक परफेक्ट मौका था व्हाइट वॉकर्स के मिस्ट्री को अच्छे से दिखाने का, लेकिन सीजन 6 में हमें उनके ओरिजिन का सिर्फ एक ही सीन देखने को मिला। इसके अलावा ब्रैन को भी 3-आइड रेवन की ट्रेनिंग अच्छे से मिली होती, लेकिन डेविड और डैन ने न जाने क्यों इसे छोड़ दिया और ब्रैन को सीजन 5 में डाला ही नहीं। मेरे ख्याल से इन दोनों को कोई अच्छी स्टोरी सूझी नहीं, तो सीजन 6 में उसकी जर्नी का छोटा वर्जन हमें दिखाया गया। ओवरऑल ये दिखाता है कि डेविड और डैन अच्छे राइटर्स नहीं हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट सेटअप और वर्ल्ड बिल्डिंग सब कुछ उन्होंने वेस्ट कर दिया। एक और चीज जिसने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया था वो है स्टैनिस बराथियन की मौत। ब्रियन ऑफ टार्थ के हाथों उसका मरना और वॉर हारना ठीक था, लेकिन इस कंक्लूजन का बिल्डअप बहुत बेकार था। स्टैनिस इस सीजन में ज्यादातर कुछ करता ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये चीज सीधे उसकी एंडिंग को इफेक्ट करता है क्योंकि उसका कोई इंटरेस्टिंग बिल्डअप ही नहीं था। किंग्स लैंडिंग की उसकी हार को देखो, उस फाइट का बिल्डअप शानदार था। हर डायलॉग सीन, अपने भाई को मारने का फैसला, रेड वुमन के साथ साजिश, ब्लैक मैजिक को यूज करना, डेवस से कॉन्फ्लिक्ट और आधे फ्लीट हारने के बाद भी आगे बढ़ना, ये सब उसकी हार को और भी इम्पैक्टफुल बनाता था। लेकिन सीजन 5 में ये ज्यादातर ऑफ स्क्रीन हुआ, जैसे उसकी आर्मी रात में भाग गई, जैसे मेलिसांद्रे बिना कुछ बोले निकल गई और मौसम ने स्टैनिस जैसे बैटल कमांडर को हरा दिया। मतलब कितना डम है ये। इसके अलावा और एक डिप्रेसिंग चीज जो हुई वो थी शिरीन की मौत, जहां स्टैनिस ने अपनी ही बेटी को लॉर्ड ऑफ लाइट के लिए कुर्बान कर दिया था। शिरीन से प्यार करना स्टैनिस का मेरे लिए इकलौती चीज थी जिसके लिए मैं उसे पसंद करता था, और इस सीन ने सच में मेरे दिल को तोड़ दिया था। और ये चीज भी बुक्स में नहीं हुई थी। बुक्स में शिरीन और उसकी माँ और रेड वुमन वॉल पर ही थे, जहां स्टैनिस और डावोस विंटरफेल के लिए आगे बढ़ रहे थे। और फिर आता है टीवी हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्लिफ हैंगर एंडिंग, जो कि है जॉन स्नो की मौत। ये सच में बहुत ही जबरदस्त, इमोशनल और आइकॉनिक सीन था। ये पहले ही प्रूफ हो चुका था कि इस दुनिया में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी जॉन स्नो इस वक्त तक एक बहुत ही फैन फेवरेट कैरेक्टर बन चुका था। लेकिन इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब वो वापस जिंदा होता है और उसके कैरेक्टर पर इसका उतना कुछ खास असर नहीं होता है। वैसे मुझे ये अच्छा लगा था कि कैसे ऑली और जॉन स्नो के बीच के कनेक्शन को दिखाया गया था, लेकिन डेविड और डैन अगर जॉन और ऑली के बॉन्डिंग को और भी वक्त दिया होता तो ये कहीं बेहतर हो सकता था। हालांकि इस सीजन में सर्सी के वॉक ऑफ फेम जैसे कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे। हार्ड होम एपिसोड तो बहुत ही अनोखा था, जिसके लिए डेविड और डैन की तारीफ करना बनता है। तो हाँ, सीजन 5 में ढेर सारी खामियां थीं, लेकिन इनमें काफी पॉजिटिव मोमेंट्स भी थे जिसने इसे पूरी तरह बर्बाद होने से बचाया। हार्ड होम, सर्सी का वॉक, जॉन स्नो का जस्टिस, ड्रैगन का एक्शन, ये सब मोमेंट्स बहुत ही शानदार थे। अब आते हैं सीजन 6 पर। तो सबसे पहले सीजन 6 की राइटिंग क्वालिटी में जो गैप है उसकी बात करते हैं। मेरा मतलब है कि सीन दर सीन, यहाँ तक कि एक ही सीन में
राइटिंग की क्वालिटी इतनी ऊपर नीचे होती है कि समझ नहीं आता कि डायलॉग्स को अच्छा बोले या नहीं। यहाँ हमारे पास सचमुच अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो फट से बेकार मोमेंट्स में बदल जाते हैं। पहले मैं यहाँ इस सीजन के सबसे पॉपुलर मोमेंट्स नहीं लूंगा, बल्कि कुछ नॉर्मल सीन्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल एक ही सीन से है जहाँ थियॉन यारा के सॉल्ट थ्रोन क्लेम को सपोर्ट करता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये थियॉन के रिडेम्पशन आर्क के लिए सेटिस्फाइंग था कि कैसे उसने सीजन 3 में यारा को धोखा दिया था। ये मोमेंट काफी होलसम था और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच लंबे टाइम का पे ऑफ देता है। लेकिन फिर ये सीन बर्बाद हो जाता है जब यूरॉन ग्रेजॉय की घटिया एंट्री होती है। वो आता है और ढेर सारी बेकार की चीजें बोलने लगता है। मजे की बात ये है कि वो ये भी कबूल करता है कि उसने बेलन ग्रेजॉय को मारा है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब क्या इतने सारे लोगों में से एक भी इंसान लॉयल नहीं था? थियॉन एक अच्छा पॉइंट उठाता है और यूरॉन का जवाब एक गंदा कॉक जोक था। इसके बाद तो यूरॉन बस और भी कॉक जोक्स उछालता ही जाता है। वाह, डेविड और डैन, कितने मजेदार हैं ये जोक्स। मतलब एक विलन को इंट्रोड्यूस करने का क्या ही शानदार तरीका है ये। इस सीन की क्वालिटी इतनी जल्दी गिर गई कि राइटिंग सीधे नाकाम होती हुई साफ दिखाई दे रही थी। दूसरा एग्जाम्पल दो बैक टू बैक सीन्स से है जो क्वालिटी में बहुत अलग हैं। पहला है सर्सी और जेमी का मार्सेला की मौत पर दुखी होना। सीन की शुरुआत कमाल की है जहां सर्सी पर कैमरा का स्लो पुश, जब उसे धीरे धीरे अपनी बेटी की मौत का एहसास होता है। ये शॉट सर्सी के इमोशंस को दिखाता है। साथ ही सर्सी अपने बच्चों की प्रोफेसी वाला राज खोलती है जिस पर जेमी का रिएक्शन अच्छा था। इसके ठीक बाद वैरेस और टिरियन का मीरीन में टहलना आता है। ये सीन इतना खराब क्यों? क्योंकि डेविड और डैन ने इन दोनों के लिए जो डायलॉग्स लिखे वो बहुत ही घटिया थे। Because you have no cock. शो के दो सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स बच्चों जैसे जोक्स में बदल जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स से सीजन 6 के कुछ ट्रेंड्स दिखते हैं। डेविड और डैन के पास सोर्स मटेरियल खत्म हो रहा था। उन्हें द विंड्स ऑफ विंटर का बस एक आउटलाइन मिला था। वो आउटलाइन कितना डेवलप्ड था ये एक मिस्ट्री है। तो राइटिंग में ये गैप सिर्फ इसलिए हो सकता है कि डेविड और डैन ने आउटलाइन से अच्छे डायलॉग्स और मोमेंट्स चुने और बाकी अपना मटेरियल डाला। ये इनकंसिस्टेंसी इतनी परेशान करने वाली है कि समझ नहीं आता कुछ एपिसोड्स को पसंद करूं या ना पसंद करूं। एक सीन में टिरियन कॉक जोक्स मारता है और अगले ही पल स्मार्ट लाइन देता है। लगता है डेविड और डैन बस ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं और हर ब्लैंक सिर्फ बकवास से ही भरते हैं। अगर बात करें जैमी लेनिस्टर की तो उसे रिवर रन भेजा जाता है ताकि वहां की घेराबंदी खत्म की जा सके। पहले का जेमी यहाँ शायद सीधा बैटल में चला जाता जिससे कई लोगों की मौत होती, लेकिन अब वो समझदारी से फैसला लेता है और बिना किसी खून खराबे के घेराबंदी खत्म कर देता है। उसका हाथ खोने का एक्सपीरियंस उसे एक बेहतर और समझदार इंसान बना देता है। ये उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव था। अब बात करते हैं टिरियन लैनिस्टर की, जिसे सबसे पहले बर्बाद किया गया था। शुरुआती सीजन्स में टिरियन सबसे तेज दिमाग वाला प्लेयर था जिसने अपने दिमाग की मदद से सबको पीछे छोड़ दिया था। याद है, ये वही इंसान था जो बैटल ऑफ द ब्लैक वाटर जीतने का सबसे बड़ा वजह था। लेकिन जैसे ही वो किंग्स लैंडिंग छोड़ता है और डेनेरिस से मिलता है, वो शो का सबसे बेवकूफ इंसान बन जाता है। डेनेरिस को दिए गए उसके हर एडवाइस ने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद फैसलों को जन्म दिया। इन सीजन्स की और एक बड़ी कमजोरी थी इसके डायलॉग्स। वो खराब तो नहीं थे, लेकिन शुरुआती सीजन्स जितने इंटेंसिव और इंगेजिंग भी नहीं थे। जहां वॉल में चल रही इंसिडेंट्स तो रोमांचक थीं, लेकिन बाकी जगहों पर ज्यादा कुछ खास नहीं था। डेनेरिस का सन्स ऑफ द हार्पी और दोथरकी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ठीक ठाक था और डॉन का पूरा प्लॉट लाइन काफी बेवकूफी भरा था। आर्या का फेसलेस मैन के साथ ट्रेनिंग शुरू में तो दिलचस्प लगी, लेकिन बाद में ये भी खींचा हुआ महसूस होने लगा। और हाई स्पैरो का पूरा ड्रामा भी उतना खास नहीं था। अगर बात करें ब्रावोस में आर्या का प्ले वाला सीन की, तो ये एक बहुत ही फनी सीन लगा था और नेड की मौत और जॉफरी की मौत पर आर्या का रिएक्शन कमाल का था। वैसे एक अनरिलेटेड बात मुझे पागल कर देता है कि ब्रावोस का रैंडम प्ले टिरियन को दिखाता है, लेकिन सीजन 8 के आखिर में द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर किताब में टिरियन का जिक्र ही नहीं है। खैर, अगर सीजन के पे ऑफ की बात करूं तो वो काफी ही अच्छे थे। जैसे टावर ऑफ द जॉय से जॉन स्नो का टारगेरियन होना रिवील हुआ, संसा का बदला लेना और सैम का मास्टर बनने की ट्रेनिंग करना, ये सब बहुत मजेदार थे। लेकिन आर्या और डेनेरिस के बड़े पे ऑफ्स इतने कमजोर थे कि सीजन मिक्स्ड फील करवाता है। हर एपिसोड में अच्छे और बेकार मोमेंट्स इतने भरे हुए हैं कि क्वालिटी की ये इनकंसिस्टेंसी हर एपिसोड को चोट पहुंचाती है। इस सीजन को थोड़े टाइम तक न देखो तो आप बुरे सीन्स और मोमेंट्स भूल जाते हो और बस बेस्ट वाले मोमेंट्स याद रहते हैं। लेकिन सचमुच अच्छे मोमेंट्स तक पहुंचने के लिए कुछ बकवास मोमेंट्स पार करने पड़ते हैं। लेकिन सीजन 6 इतना शानदार इसलिए लगता है क्योंकि इस सीजन ज्यादातर सब प्लॉट में कोई ना कोई बड़ा पे ऑफ मिलता है, जो कि इस सीजन के मजे को बढ़ाता है। क्योंकि हमें कई सीजन से बन रही स्टोरी लाइंस के एपिक रेजोल्यूशन फाइनली जाकर इस सीजन में मिलते हैं। इसका बड़ा थैंक यू सीजन 5 को जाता है, क्योंकि उस सीजन ने सीजन 6 के लिए ढेर सारा बिल्डअप तैयार किया था।
और उसी की वजह से ही सीजन 5 ठीक ठाक लगा, क्योंकि ज्यादातर वो बस बिल्डअप ही था। एग्जाम्पल के तौर पर रैमजी का सांसा को टॉर्चर करना फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन उससे बैटल ऑफ द बास्टर्ड देखने में इतना ज्यादा मजा आया। और जैसे डेनरिस का सन्स ऑफ द हार्पी से डील करना, जो सीजन 6 में उनकी हार तक पहुंचा, और सर्सी का हाई स्पैरो के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो ग्रेट सेप्ट के धमाके के साथ खत्म हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा दिलाता है, जो कि और भी कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता था, वो है आर्या का फेसलेस असैसिन बनने का पे ऑफ। ये तब शुरू होता है जब वाइफ को आर्या को मारने भेजा जाता है, क्योंकि उसने उस एक्ट्रेस को नहीं मारा था। जब वाइफ आर्या को चाकू मारती है, ये बहुत ही ज्यादा डम आइडिया लगता है। ये पूरा सीक्वेंस प्लॉट आर्मर से भरा हुआ है, और ये वो प्लॉट लाइन है जिसमें बिल्डअप बस आर्या का बैठकर लाशें धोना और काम करना था। हमने इसके लिए 2 सीजन्स तक इंतजार किया था, और फिर आर्या वेव को ऑफ स्क्रीन में मारती है और फिर जैकन को भी छोड़ देती है, जिसके बाद उसे कभी भी दिखाया नहीं जाता। हालांकि वॉल्डर फ्रे को मारने वाला सीन बहुत ही लाजवाब था, लेकिन ये आखिरी बार था जब उसने अपनी इस पावर को यूज किया था। आर्या का ये ओवरऑल पे ऑफ कमजोर था, और ये फ्रस्ट्रेटिंग बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सबसे कूल सब प्लॉट में से एक था। लोगों के चेहरे पहनने वाले असैसिन्स सुनने में ही कितना कूल लग रहा है, फिर भी ये सीजन का सबसे कम इंटरेस्टिंग सब प्लॉट बन गया। सीजन 6 में आर्या के साथ सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो कि है वॉल्डर फ्रे को मारना। जब उसने वॉल्डर फ्रे की गर्दन काटी, और ये कहा, When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Tell them winter came for House Frey. मुझे ऐसा मजा आया कि चीखने चिल्लाने का मन हुआ। रेड वेडिंग का बदला लेते हुए आर्या को देखना, वो भी उसकी ट्रेनिंग का यूज करते हुए। ये सीन छोटा था, लेकिन बहुत ही पावरफुल था। अब दूसरा पे ऑफ देखने से पहले मैं जानता हूं कि इस सीजन में बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स और ग्रेट सेप्ट का धमाका जैसे जबरदस्त मोमेंट्स हैं, लेकिन मैं इन दोनों को थोड़ी देर बाद एनालाइज करूंगा, क्योंकि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे यादगार मोमेंट्स माने जाते हैं। बाकी पे ऑफ की बात करें तो डेनरिस का सन्स ऑफ द हार्पी को हराना भी ठीक ठाक एंडिंग थी। जब ड्रैगन्स आग बरसाते हैं और डैनी अपनी पावर दिखाती है, ये सीन विजुअल्स के मामले में टॉप नॉच थी। ये दिखाता है कि डेनेरिस कितनी खतरनाक हो सकती है। ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो 3 सीजन्स से बन रही थी, लेकिन एंडिंग बस 5 मिनट में डैनी का खौफ की वजह से खत्म हो गई। इससे इतना सारा बिल्डअप बेकार सा लगा। 3 मास्टर विलन को तो बिल्कुल भी डेवलप ही नहीं किया गया, उनको कोई स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला, तो डेनेरिस की ये जीत और भी कम सेटिस्फाइंग लगी। अगर इसका हाई स्पैरो से कंपेयर करो तो उसका ढेर सारा बिल्डअप था। कई सीन्स में उसकी चालाकी दिखाई दे रही थी, जिसने उसे एक बहुत ही खतरनाक विलन बनाया। ये साफ है कि ये रेजोल्यूशन बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि दोनों एक ही एपिसोड में थे। डेनेरिस की 3 सीजन की आर्क की जीत को 5 मिनट में निपटाना उसकी स्टोरी लाइन के साथ फेयर नहीं लगा। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फाइट को जल्दी खत्म कर सकती है, लेकिन इसको और भी वक्त मिलना चाहिए था। अगर बात करें टावर ऑफ द जॉय की, तो मेरे लिए ये टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। सालों से बनी मिस्ट्री का जवाब अब फाइनली जाकर मिलता है, और वो भी इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। लियाना स्टार्क का वो सीन जहां वो नेड से कहती है कि जॉन को बचाना है, मेरे लिए ये सीजन का सबसे इमोशनल मोमेंट था। ये सिर्फ एक रिवील ही नहीं था, बल्कि ये पूरी स्टोरी को नया मोड़ देता है। तो अब पे ऑफ और स्टोरी लाइन से थोड़ा ब्रेक लेकर मैं एक ऐसी चीज की बात करना चाहता हूं जिस पर ज्यादा बात नहीं होती। वो है सीजन 6 की सिनेमेटोग्राफी। मेरे लिए ये पूरे शो में से सबसे खूबसूरत थी। जब भी मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सोचता हूँ, विजुअल्स के मामले में ये सीजन सबसे ज्यादा स्टैंड आउट साबित होता है। शायद इसका रीजन ये है कि इस सीजन का बजट इंक्रीज हो गया था, जो कि हर एपिसोड का $10 मिलियन है, जो पहले 6 से लेकर 8 मिलियन था। ये बड़ा बजट ऐसे सीक्वेंसेस को मुमकिन बनाता है जो छोटे बजट में नहीं हो सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स। इस एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी कितनी एपिक थी हम सबको पता ही है। जॉन स्नो का वो सिंगल शॉट जहां वो दुश्मन की भीड़ के सामने अकेला खड़ा है, वो देखने में गजब का था। हर शॉट का जूम्ड इन स्टाइल, जिससे हॉर्सेस असल से कहीं ज्यादा करीब लगते हैं। जॉन और पूरी आर्मी का जबरदस्त मुकाबला और ओवरऑल शॉट कॉम्पोजिशन, सब कुछ परफेक्ट था। और ये तो बस एक फ्रेम था, पूरा एपिसोड ऐसे ही शानदार विजुअल्स से भरा हुआ है। फिर वो लॉन्ग टेक ट्रैकिंग शॉट जहां जॉन बैटलफील्ड में लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसा कुछ हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। खासकर किसी टीवी शो में ऐसा कुछ देखना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कमाल की सिनेमेटोग्राफी एपिसोड्स की क्वालिटी को बहुत ऊपर ले जाती है, क्योंकि ये देखने में इतना अट्रैक्टिव है। हाँ, बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में कुछ खामियां हैं जिनकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इसके शानदार विजुअल्स इसे इतना बूस्ट करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। और ये तो बस सीजन के मेन एक्शन सेट पीस की सिनेमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल ड्रामेटिक सीन्स की सिनेमेटोग्राफी भी ज्यादातर वक्त लाजवाब रहती है। जैसे सर जोरा का डेनेरिस को अलविदा कहने वाला सीन, यहाँ भी सिनेमेटोग्राफी गजब की है। डेनेरिस और जोरा के मीडियम शॉट्स में स्मूथ क्रीमी शैलो फोकस से
उनके बीच एक वार्मथ और इंटीमेसी का माहौल बनता है। मेरे लिए ये इस सीन के इमोशनल पंच को और मजबूत करता है। फिर जब सीन आगे बढ़ता है और क्लोजअप्स आते हैं तो डिटेल्ड इमोशंस कैप्चर्ड होते हैं। हर शॉट्स ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड पेंटिंग हो। इसका कलर पैलेट इतना सेटिस्फाइंग है कि ये लगभग हर डायलॉग सीन पर अप्लाई होता है। एक और एग्जांपल है किनवारा का वैरिस से बात करना। यहाँ भी वही टेक्निक्स यूज हुई, लेकिन ब्लॉकिंग और शॉट कॉम्पोजिशन का हल्का सा पावरफुल इम्पैक्ट पूरे सीन में दिखता है। वैरिस रेड प्रीस्ट्स को क्रिटिसाइज कर रहा था और जब किनवारा उसके पास्ट को उठाती है तो पावर डायनामिक किनवारा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये विजुअली तब जोर पकड़ता है जब वो फ्रेम में करीब आती है। सीढ़ियों पर नीचे होने के बावजूद वो वैरिस पर हावी लगती है। ये सीन बहुत ही चिल्स देने वाला था और सिनेमैटोग्राफी ने इसे और भी इंक्रीज कर दिया था। बेशक शानदार एक्टिंग के साथ सीजन 6 की सिनेमैटोग्राफी को बेस्ट कहने का एक और सपोर्टिंग पॉइंट देने के लिए मैं 2 अलग सीजन्स के 2 सीन्स को कंपेयर करूंगा और दोनों ही विंटरफेल से है। सीजन 5 और 6 के ये 2 सीन्स को देखो। फट से दिखता है कि सीजन 6 की लाइटिंग कहीं बेहतर है। ये बहुत ही ज्यादा सोच समझकर की गई है कि एक्टर्स लाइटिंग के हिसाब से कहां होंगे। सीजन 5 में रूस बोल्टन जैसे कैरेक्टर्स ठीक से लाइट में भी नहीं है, मेन लाइट उनके हाथों पर पड़ रही है। वहीं सीजन 6 में हर कैरेक्टर पर ब्राइट लाइट है जो अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाता है, या लाइट पीछे से आती है और उनके चेहरों के चारों तरफ हाईलाइट बनाती है। ये साफ दिखाई देती है कि ये शॉट्स सीजन 5 से कहीं बेहतर हैं। मुझे पर्सनली सीजन 6 की कलर करेक्शन बहुत पसंद है, जहां सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा लगता है। खैर ओवरऑल सीजन 6 की सिनेमैटोग्राफी इतनी कमाल की है कि ये पूरे सीजन की अपील को इंक्रीज कर देती है, भले ही कुछ सीन्स या मोमेंट्स उतने अच्छे न हो। तो चलो अब मैं सीजन 6 के 2 सबसे यादगार सीक्वेंस को एनालाइज करना चाहता हूँ, जो कि है बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स और ग्रेट सेप्ट का धमाका। सबसे पहले बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ हमें पूरे शो की सबसे शानदार सिनेमेटोग्राफी देखने को मिली। जैसा मैंने पहले कहा, ये बेशक एक शानदार एक्शन सेट पीस है जो गजब की सिनेमेटोग्राफी से और भी ज्यादा खास बन जाती है, लेकिन हमें यहाँ ये भी दिखने लगा कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का एलिमेंट धीरे धीरे गायब हो रहा था। इसमें एक खामी जो है वो है प्लॉट आर्मर। जॉन स्नो को प्लॉट आर्मर से इतना पावर अप कर दिया गया कि हद ही हो गई। पहले सीजन्स में प्लॉट आर्मर जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में हम साफ तौर पर जॉन स्नो पर प्लॉट आर्मर का इस्तेमाल देख सकते हैं। कोई अकेला इंसान अगर एक बैटलफील्ड के बीच में पूरी दुश्मन आर्मी के सामने चला जाए वो तो पक्का मर गया समझो, लेकिन अगर वो जॉन स्नो है तो नहीं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है ना। सीजन 7 प्लॉट आर्मर का इससे भी ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन उस पर 1 सेकंड में आते हैं। जॉन स्नो रैमजी के ट्रैप में फंस जाता है, 8 बार तीरों की बारिश से बचता है, कैवलरी चार्ज से निकल जाता है, दुश्मनों की भीड़ में घिरने के बाद भी जिंदा रहता है, यहाँ तक कि अपने ही दोस्तों से दबने के बाद भी सही सलामत निकल आता है। मतलब ये तो बिल्कुल पागलपन है। कम से कम उसे बैटल से कुछ चोटें तो लगनी चाहिए थी, लेकिन वो एकदम सही सलामत बाहर आता है। मजे की बात यह है कि हजारों सोल्जर्स के सामने दौड़ने से ज्यादा यूग्रिड से एक मुलाकात इससे खतरनाक थी। ये प्लॉट आर्मर गेम ऑफ थ्रोन्स की उस खासियत के खिलाफ जाता है जो पहले के सीजन्स में थी, जो कि है कैरेक्टर्स की एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस। हालांकि अगर प्लॉट आर्मर को हटा दो तो ये बैटल गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे बेस्ट और इंटेंस बैटल्स में से एक थी, और इस बैटल ने जॉन स्नो और सांसा के कैरेक्टर को भी काफी बूस्ट किया था। सांसा का वेल के आर्मी के बारे में न बताना थोड़ा सेंस नहीं बनाता है, लेकिन जब सांसा आखिरी वक्त पर आर्मी लेकर आती है और रैमजी की आर्मी को कुचल देती है, वो मोमेंट मेरे लिए हद से ज्यादा सेटिस्फाइंग था। रैमजी जैसे इतने घटिया इंसान का मौत देखना, और वो भी सांसा के हाथों, ये सीजन का सबसे बड़ा पे ऑफ था। मेरे लिए ये सीन पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था। My hounds will never harm me. You haven't fed them in 7 days, you said it yourself. They're loyal beasts. They were. Now they're starving. अब दूसरा सीक्वेंस है ग्रेट सेप्ट का धमाका। इन सीजन्स में एक एपिसोड जो पुराने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा फील हुआ वो था सीजन 6 का फिनाले, सर्सी का सेप्ट ऑफ बेलर को तबाह कर देना। अब ये है असली गेम ऑफ थ्रोन्स। सर्सी ने एक प्लान बनाया कि वो अपने सारे गुनाहों से छुटकारा पाले, और वो प्लान था अपने सारे दुश्मनों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें उड़ा देना। ये सचमुच एक आइकॉनिक और बहुत ही बैडास सीन था। सर्सी का हाई स्पैरो और उसके गैंग को एक झटके में खत्म करना, ये उसकी पावर का ऐसा सबूत था कि ये उसे 7 किंगडम्स की रानी के तौर पर स्टैब्लिश कर देती है। इसमें ढेर सारी चीजें कमाल की हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टोरी टेलिंग के एक कोर पहलू से चूक जाता है, फिर से एक्शन की परिणाम। अपने आप में ये सीक्वेंस बहुत आइकॉनिक है, लेकिन इसे बड़े नजरिए से देखना होगा क्योंकि ये एक लंबी सीरीज है। एग्जाम्पल के तौर पर रेड वेडिंग इतना यादगार क्यों था, उसका दिल तोड़ देने वाला ट्विस्ट, और उसके बाद दुनिया पर असर। अगले एपिसोड में हर कोई रेड वेडिंग की बात कर रहा था, लेकिन ग्रेट सेप्ट के धमाके के बाद इसके बारे में कौन बात कर रहा था? क्या किंग्स लैंडिंग के सारे लोग इतने बड़े चीज को भूल गए?
इसी सीजन में सेटअप हुई ये लाइन कहां गई? Every one of us is poor and powerless. And yet together, we can overthrow an empire. असल में किंग्स लैंडिंग के लोगों को बगावत करनी चाहिए थी, रेड कीप पर कब्जा करना चाहिए था, जैसा सीजन 5 में कहा गया था। यू आर द फ्यू, वी आर द मैनी। You are the few. We are the many. And when the many stop fearing the few, तो सीजन 5 का बिल्डअप बेकार सा लगता है, क्योंकि इसका कोई ढंग का पे ऑफ ही नहीं मिला। धमाके का नतीजा बस कुछ कैरेक्टर्स के छोटे छोटे जिक्र और जैमी का सर्सी से नाराज होना था, और वो भी जल्दी ठंडा पड़ गया। ग्रेट सेप्ट का धमाका सिर्फ सर्सी को 7 किंगडम्स की रानी बनाने और कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करने का जरिया बनता है। यही इसका मेन नेगेटिव पहलू है, लेकिन इसमें ढेर सारी अच्छी बातें भी हैं। मेरे लिए सबसे कमाल का पहलू है म्यूजिक। रमिन जावारी सचमुच इस पूरे सीक्वेंस को चुरा ले जाते हैं। ट्रायल ऑफ द 7 ट्रैक के बिना ये इतना आइकॉनिक नहीं होता। We all need to leave now. Loris. Stay with me. डेविड और डैन का डायलॉग्स ना डालना भी मदद करता है, क्योंकि वो उनकी सबसे कमजोर कड़ी है। डायलॉग्स कम होने से सिनेमैटोग्राफी और स्कोर अपने पीक पर पहुंच जाती है। साथ ही इस सीक्वेंस का पेसिंग म्यूजिक के साथ परफेक्टली चलता है। कैरेक्टर्स को धीरे धीरे एहसास होने वाला वो रैप अप रोंगटे खड़े कर देता है। ओवरऑल ये एक शानदार सीक्वेंस है। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 6 के बाद खत्म हो जाता तो ग्रेट सेप्ट का धमाका लगभग परफेक्ट होता। अगर बात करें सीजन 7 की, तो मेरे लिए राइटिंग ही इस सीजन का सबसे बड़ा विलन था। ये तो साफ है कि ये सीजन बहुत ही ज्यादा रश्ड था, लेकिन ये खामी ढेर सारे साइड इफेक्ट्स लाती है। एग्जाम्पल के तौर पर राइटिंग का बहुत ही रश्ड होना, पेसिंग का बहुत तेज होना, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स की कमी जो पेस को थोड़ा धीमा करें, और स्टोरी लाइन्स को पूरा डेवलप न करना। इन खामियों में जाने से पहले थोड़ा बताता हूँ कि राइटिंग रश्ड क्यों हुई। डेविड और डैन इस वक्त तक अब बहुत पॉपुलर हो गए थे। उन्हें नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे बड़े स्टूडियो की तरफ से बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे थे। इस चक्कर में और उनकी थकावट की वजह से इन्होंने 2 छोटे सीजन बनाने का फैसला किया, जबकि HBO और जॉर्ज R.R. मार्टिन 10 सीजन्स चाहते थे। डम्ब एंड डम्बर ने HBO के एक्स्ट्रा राइटर्स की मदद भी ठुकरा दिया था और गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखा। सोर्स मटेरियल की कमी के साथ ये सब मिलकर राइटिंग की ऐसी तैसी कर गया। अब चलो इस रश्ड राइटिंग के साइड इफेक्ट्स देखते हैं। पहला साइड इफेक्ट है पेसिंग। किसी शो या मूवी की पेसिंग इस बात से तय होती है कि स्टोरी लाइन्स कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। सीजन 7 में इतने सारे स्टोरी इवेंट्स को ठूंस दिए गए हैं कि सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। पहले सीजन्स में 10 एपिसोड्स में बस कुछ मेजर इवेंट्स होते थे, और ये चीज इतना बुरा क्यों है? क्योंकि बिल्डअप और पे ऑफ का बैलेंस जरूरी है और कैरेक्टर्स को डेवलप करने का टाइम चाहिए। सीजन 2 इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसकी बात मैंने पार्ट 1 में की थी। वहां किंग्स लैंडिंग सब प्लॉट में टिरियन धीरे धीरे हैंड ऑफ द किंग बनना सीखता है। साथ ही स्टैनिस से किंग्स लैंडिंग को बचाने का बड़ा चैलेंज फेस करता है। ये सही बिल्डअप था जो टिरियन को डेवलप करता है। लेकिन अगर सीजन 7 के स्टाइल में सीजन 2 होता तो टिरियन एक साथ किंग्स लैंडिंग बचाता, सांसा से शादी करता, जॉफ्री की मौत का इल्जाम झेलता और ट्रायल फेस करता। सब कुछ एक ही सीजन में होकर एक जली हुई खिचड़ी बन जाती। सीजन 7 में डेनेरिस के साथ यही हुआ। वो इस सीजन ड्रैगनस्टोन पहुंचती है, ढेर सारी बैटल्स लड़ती है, किंग इन द नॉर्थ से मिलती है और उसके साथ प्यार में पड़ती है, व्हाइट हंट से सबको बचाती है और सर्सी से सीज फायर के लिए डील करती है। ये सब कुछ चीजें एक ही सीजन में होता है। मतलब समझ सकते हो कि इस सीजन को कितना ज्यादा रश किया गया था। और जो भी सीन डैनी के साथ डायलॉग्स वाले हैं वो ज्यादातर टिरियन की रिपीटेटिव बकवास से भरे हैं। हर बार वही नतीजा, डैनी टिरियन से इरिटेट होती है और उसकी स्टूपिड एडवाइसेस को इग्नोर करती है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। जरा सोचो, डेनेरिस सीजन 7 में कितना बदलती है। मतलब तुम मुझे ये कह रहे हो कि सिर्फ 4 सीन में ये दोनों प्यार में पड़ गए, वो भी जब जॉन की वजह से उसका एक ड्रैगन भी मारा गया। अपने बच्चे की मौत से डेनेरिस की सबसे उदास हालत से 20 मिनट में जॉन के लिए हॉट फीलिंग्स तक इन्होंने इमोशंस की धज्जियां उड़ा कर रखा है, जो सिर्फ हद से ज्यादा फास्ट पेसिंग की वजह से हुआ। उन्हें पेसिंग को धीमा करना चाहिए था ताकि कैरेक्टर्स सांस ले सकें, अपनी फीलिंग्स दिखा सकें। सीजन 1 में जब कैरेक्टर्स विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग जा रहे थे, जर्नी के ढेर सारे सीन में टाइम पासिंग दिखाने के साथ कमाल के कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग डायलॉग्स सीन थे। लेकिन सीजन 7 में सारे मेन कैरेक्टर्स किंग्स लैंडिंग में सीज फायर डील के लिए टेलीपोर्ट कर जाते हैं। एक एपिसोड से अगले में टाइम बीता है ऐसा कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि जर्नी में कोई डायलॉग सीन ही नहीं दिया है।
यहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला था। इतने सारे मेन कैरेक्टर्स शिप पर थे, यहाँ डायलॉग्स की गुंजाइश अनलिमिटेड थी। लेकिन डेविड और डैन स्टोरी इवेंट्स और एंडिंग को खत्म करने की इतनी जल्दी में थे तो पेसिंग आर्टिफिशियली तेज हो गई, जबकि उन्हें यहाँ पहले सीजन्स की तरह इंटरेस्टिंग डायलॉग्स डालकर इसे धीमा करना चाहिए था। और एक बड़ी खामी जो इस सीजन में थी वो है सर्सी के स्टोरी लाइन का बेकार हो जाना। जैसे ही हम सीजन 7 में पहुंचे, कैरेक्टर्स पूरी तरह से अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने लगे। सर्सी ने किंग्स लैंडिंग के सबसे हॉली बिल्डिंग्स में से एक को उड़ा दिया और वेस्टरॉस के सबसे ताकतवर हाउसेस में से एक को खत्म कर दिया। लेकिन सीजन 7 में इसके लिए उसे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने को नहीं मिला। सीजन 6 में डेविड और डैन ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई बड़ा रायट होने वाला है। तो जब सर्सी ग्रेट सेप्ट को उड़ा देती है और सब उससे नफरत करने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा मौका था उस स्टोरी लाइन को डेवलप करने का। लेकिन सीजन 7 में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट गायब हो जाता है, जैसे सीजन 6 में कुछ बड़ा हुआ ही ना हो। सर्सी के पास अब बस कुछ ही सीन रह जाते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी में अब सिर्फ डैनरिस से लड़ना ही बचा है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि डेविड और डैन ने खुद को टाइम ही नहीं दिया सारी स्टोरी लाइन्स पर फोकस करने का। वो बस एक मेन स्टोरी लाइन पर फोकस करना चाहते थे। इससे स्टोरी के ढेर सारे पहलुओं को सिंपल कर दिया गया, जैसे ब्रैन की टाइम ट्रैवल पावर, आर्या का फेसलेस असैसिन स्किल सेट, अज़ोर अहाई की प्रोफेसी, मैजिकल एलिमेंट्स और ना जाने कितने स्टोरी लाइन्स को छोड़ दिया गया। कम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के साथ स्टोरी लिखना आसान है, लेकिन इससे सीजन 7 हद से ज्यादा सिंपल और बेकार लगता है। पहले सीजन्स में हर चीज को बारीकी से सोचा और एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन यहाँ सब कुछ अधूरा छूट गया। अब एक और बड़ी खामी की बात करते हैं, जो है डम्ब एंड डम्बर का बिना लॉजिक या एक्सप्लेनेशन के स्टोरी को आगे बढ़ाना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है व्हाइट को किडनैप करने की बियॉन्ड द वॉल की जर्नी। अब ज्यादातर लोग जो सीजन 7 का सबसे स्टूपिड हिस्सा मानते हैं वो है बियॉन्ड द वॉल का वो जर्नी। एक व्हाइट को पकड़कर सर्सी के पास ले जाने का प्लान बस एक स्टूपिड आइडिया था, और ये भी बता दूं कि वो आइडिया टीरियन का था। इस प्लॉट का लॉजिक बिल्कुल मैडनेस है। कौन से यूनिवर्स में सर्सी अपने दुश्मन की मदद करेगी? और ये घटिया सा प्लान टीरियन का था, जो कि अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझता है। इस स्टूपिड लॉजिक से 2 बड़े एक्शन और ड्रामा सेट पीस जबरदस्ती बनाए गए। अब मान लेते हैं जॉर्ज R.R. मार्टिन की स्टोरी भी वहां जा रही हो, लेकिन डम्ब एंड डम्बर ने एग्जीक्यूशन की ऐसी तैसी कर दी, जहां टीरियन के साथ काफी कैरेक्टर्स को स्टूपिड बना दिया गया। और अगर इस एपिसोड को गौर से देखो तो डैनरिस अपने ड्रैगन से व्हाइट्स को क्यों नहीं उठा लेती, या कम से कम ड्रैगन के साथ तुरंत वहां से निकलने का प्लान क्यों नहीं बनाया? मतलब जॉन और उसकी टीम को लगा कि वो व्हाइट वॉकर्स को बिना नोटिस किए व्हाइट को चुरा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको हार्ड होम के आतंक के बारे में मालूम नहीं था क्या? वो वहां से बाल बाल बच के निकला था, जहां उस सीक्वेंस से उल्टा वहां काफी कैरेक्टर्स मर गए थे। डम्ब एंड डम्बर को बस एक एपिक एक्शन सीन चाहिए था जो नकली एंटरटेनमेंट दे, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। और इस सीन के लॉजिक्स पर अगर जूम इन करो तो यहाँ हर कैरेक्टर को मरना चाहिए था, लेकिन प्लॉट आर्मर जिंदाबाद। ये कितना कन्वीनियंट है कि नाइट किंग ने पूरे 24 घंटे तक बर्फ जमने का इंतजार किया, जबकि व्हाइट्स तैर सकते हैं। और उसने ड्रोगन को क्यों नहीं मारा, जो सबसे आसान टारगेट था और जिस पर सारे मेन कैरेक्टर्स थे? सीजन 7 ऐसे प्लॉट आर्मर और इलॉजिकल मोमेंट्स से भरा पड़ा है। इस पूरे सीक्वेंस में जब वो बर्फ पर फंसे हुए थे, ये यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ कोई भी अहम कैरेक्टर नहीं मरा। जॉन तो अकेले व्हाइट्स से लड़ने के लिए रुक गया, उस पानी में गिर गया जो उसे हाइपोथर्मिया दे देता, लेकिन फिर भी किसी तरह बच गया। ये है प्लॉट आर्मर का सबसे शानदार नमूना। ऐसा लगता है कि नैरेटिवली वॉल के पार ये जर्नी सिर्फ इसलिए डाला गया था ताकि नाइट किंग को एक ड्रैगन मिले और वो द वॉल को तोड़ दे। इसके अलावा हमारे कैरेक्टर्स पर इसका कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर डैनरिस का ड्रोगन के साथ सबको तबाह करने वाला एक्शन सीन, जिसमें जाइमी को मरना या पकड़ा जाना नहीं था, तो उन्होंने एक स्टूपिड सिनेरियो घुसाया कि वो किसी तरह बच जाए। फिर टिरियन और सर्सी का रियूनियन सीन चाहिए था एक्टिंग दिखाने के लिए, तो उसमें जॉन स्नो को एक बेवकूफ बना दिया। ओवरऑल ज्यादातर स्टोरी इवेंट्स को जबरदस्ती घुसाए गए हैं, जिससे कुछ भी नेचुरल फील नहीं होता। कैरेक्टर्स स्टूपिड चीजें करते रहते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। डम्ब एंड डम्बर को मेन कैरेक्टर्स लिखना ही नहीं आता। ये सैड है क्योंकि इतने सीजन्स बनाने के बाद उन्हें सोर्स मटेरियल से बहुत फेमिलियर हो जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो सारे कैरेक्टर्स को बर्बाद करने लगते हैं। सबसे पहले जॉन स्नो, ये कैरेक्टर सीजन 6 के बाद बस कुछ लाइंस दोहराता रहता है और उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता। सीजन 8 में ये चीज और भी बुरा हो जाता है, लेकिन शुरुआत सीजन 7 से हुई। उसके सारे डायलॉग्स बस प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए हैं, जैसे नाइट किंग से लड़ने की बात, एलाइज की जरूरत, या जो भी प्रोटैगनिस्ट्स को चाहिए। When I left Winterfell, I told you we need allies or we will die. But more importantly, we need allies. I told you we needed allies. We need allies. Powerful allies. If we're gonna be allies in this war,
It's important for the Northerners to see us as allies. पहले सीजन्स में उसकी एक अलग पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो अब बस एक रोबोट जैसा फील होता है। अगला कैरेक्टर है आर्या, और ये तो हद से ज्यादा गलत है कि पूरे सीजन में उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। डम्ब एंड डम्बर ने इसे सांसा के साथ एक स्टूपिड ड्रामा में इन्वॉल्व कर दिया, वो भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ब्रान 2 मिनट में साफ कर सकता था। मुझे समझ नहीं आता कि ये कब से अपनी बहन को लैनिस्टर सोल्जर्स से ज्यादा धमकाने वाली क्रीपी कैरेक्टर बन गई। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि उन्होंने कैसे आर्या जैसे इतने अच्छे कैरेक्टर को इस तरह वेस्ट कर दिया था। फिर आते हैं संसा पर। आर्या की तरह उसके पास भी पूरे सीजन में कुछ खास करने को नहीं था। हाँ, वो नॉर्थ की एक्टिंग क्वीन बनी और पूरे नॉर्थ को अकेली संभाली, लेकिन शो ने इसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिया कि सांसा ग्रो कर सके। बस आर्या और लिटिल फिंगर ही इसके ऑब्स्टिकल्स थे, और लिटिल फिंगर तो ज्यादातर वक्त क्या कर रहा था कोई नहीं जानता जब तक उसे मार नहीं दिया गया। तो ये कोई इंटरेस्टिंग चैलेंज भी नहीं था, ये भी रश्ड राइटिंग का नतीजा है। लेकिन आर्या और सांसा का लिटिल फिंगर को खत्म करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। हाँ, उनका आपसी ड्रामा स्टूपिड था, लेकिन जब दोनों स्टार्क सिस्टर्स मिलकर लिटिल फिंगर को एक्सपोज करती हैं और आर्या उसकी गर्दन काट देती है, वो सीन गजब का था। Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. द नॉर्थ रिमेंबर्स का वो फील और स्टार्क सिस्टर्स का एक साथ आना, ये मोमेंट बहुत कमाल का था। अब आते हैं अगले स्टार्क के ऊपर, जो कि है ब्रैन। तो वो तो अब पूरा का पूरा डूशबैग बन गया है, जिसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है। मीरा रीड ने इसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये उसे थैंक यू तक नहीं कहता है। ब्रैन पहले के सीजन में एक अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन अब वो टॉलरेट से बाहर हो गया है। उसके पास शो को देने के लिए कुछ नहीं, सिवाय इसके कि जॉन एक टारगेरियन है और वो रेवंस से लोकेशन देखने के अलावा कोई भी अपनी पावर का यूज नहीं करता है, और ये ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। अब आते हैं डेनरिस पर, जिसके डायलॉग सीन में डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो बस जॉन के साथ रोमांस या टीरियन से बहस तक लिमिटेड है। टीरियन के साथ सीन से लगता है कि वो टीरियन को नीचा दिखा रही है, जो सही भी है क्योंकि वो उसकी बेकार सलाह को इग्नोर करती है। शायद राइटर्स उसे गुस्सैल और इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में टीरियन को बर्बाद कर दिया गया। तो अब आते हैं टीरियन पर, जो कभी शो का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरे शो का सबसे बेवकूफ कैरेक्टर बन जाता है। जहां वो डैनी को एक भी अच्छा सलाह नहीं दे पाता, जैसे डेनेरिस को ड्रैगन्स ना यूज करने की सलाह, हाई गार्डन जो खाने और पैसे के लिए वेस्टरोस का सबसे कीमती ठिकाना है, उसकी जगह कास्टरली रॉक पर हमला करना, बियॉन्ड द वॉल सबको मरने भेजना, और ये सोचना कि सर्सी आर्मी ऑफ द डेड से लड़ने में उनकी मदद करेगी। सबसे बुरा ये है कि शो में टीरियन के बेवकूफ बनने का कोई रीजन भी नहीं है। हाँ, अपने पिता को मारने से वो अंदर से टूट गया है, लेकिन उसका IQ तो अभी भी सेम होना चाहिए था। लेकिन डम्ब एंड डम्बर टीरियन को स्मार्ट तरीके से लिख ही नहीं सके। I suppose we should say goodbye, one idiot to another. अगर बात करें सर्सी की, तो वो सीजन 5 और 6 की कंपैरिजन में इस सीजन बहुत डिक्लाइन हुई। इसके पहले के कुछ सीजन्स में सर्सी अपनी स्टोरी की खुद प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर थी। उसके सीन उसे इंसान बनाते थे और हम अनजाने में उसके साथ एक कनेक्शन फील कर पाते थे। लेकिन अब वो फिर से मेन विलन बन जाती है, और वो सीन्स जो हमें उससे कनेक्शन फील कराते थे वो सीजन 7 में गायब हो जाते हैं। हालांकि एलरिया सैंड से बदला लेना एक बैडास सीन था। सीजन 5 में एलरिया ने सर्सी की बेटी को मारा था, और अब सर्सी ने उसे उसी दर्द से गुजारा। ये सीन बैडास होने के साथ साथ इमोशनल भी था। हैरानी की बात है कि ये सीजन का इकलौता कैरेक्टर जैमी लैनिस्टर है, जिसका कैरेक्टर उतना वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक कैरेक्टर आर्क था। शुरू में वो सर्सी के लिए डिवोटेड था, लेकिन अब वो सही चीज के लिए लड़ने और लोगों को बचाने का फैसला करता है। उसके कैरेक्टर का ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा था, जो उसकी ऑनरेबल नेचर को दिखाती है। स्पॉइल्स ऑफ वॉर में भी उसकी बहादुरी दिखाई दी, जहां ये जानते हुए भी वो हारने वाला है, फिर भी अपने सोल्जर्स के लिए लड़ता रहा। और उस बैटल में उसने हमें डेनरिस की तबाही का एक शानदार पर्सपेक्टिव दिखाया। जब डेनरिस अपने ड्रैगन्स के साथ आती है और सब कुछ तबाह करने लगती है, ये सीन बहुत ही कमाल का था। इसमें ड्रोगॉन का आग बरसाना, इंटेंस म्यूजिक और जैमी का डेनरिस की ताकत को करीब से देखना मेरे लिए ये सीजन का सबसे शानदार मोमेंट था। तो ओवरऑल इस सीजन ढेर सारे कैरेक्टर्स की क्वालिटी हद से ज्यादा गिर गई, चाहे वो आउट ऑफ कैरेक्टर बेवकूफी हो या इतने डल हो कि आप उनको नापसंद करने लगो। फैंस के लिए जो इन कैरेक्टर्स को इतने सीजन्स तक फॉलो करते थे, ये एक बहुत सैड चीज है, खासकर तब जब पहले यही कैरेक्टर्स इतने कमाल के थे। राइटिंग किसी शो की बेसिक फाउंडेशंस है, अगर वो खराब है तो शो बेकार ही होगा, चाहे स्पेशल इफेक्ट्स कितने शानदार हों या एक्शन कितना कूल लगे। मेरे लिए पहले
4 सीजन्स का ग्राउंडेड और रियलिस्टिक टोन, धीमी पेसिंग और कभी-कभी एपिक एक्शन का बिल्डअप, ये ही पीक गेम ऑफ थ्रोन्स है। सीजन 7 का बहुत ज्यादा एक्शन और तेज स्टोरी नहीं, भले ही ये सीजन्स कुछ जगहों पर लड़खड़ाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें कुछ भी इतना वाहियात था जो पूरे शो को बर्बाद करे। सीजन 5, 6 और 7 में अपने शानदार मोमेंट्स थे, लेकिन ये साफ है कि इनकी क्वालिटी पहले वाले सीजन से कम हो गई थी। सीजन 7 के ठीक ठाक होने के बाद अभी भी सीजन 8 के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अब टाइम आ गया है गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे बड़े सीजन 8 के बारे में बात करने का। इससे पहले कि हम इसकी ढेर सारी गड़बड़ियों को एनालाइज करें, चलो पहले वो कुछ अच्छी चीजें देख लेते हैं जो इस सीजन ने की। इस सीजन का दूसरा एपिसोड सचमुच इतना बुरा नहीं था। ये इकलौता एपिसोड था जो अपना टाइम लेता है और हमें कुछ शानदार कैरेक्टर मोमेंट्स देता है। गेम ऑफ थ्रोन्स तब सबसे कमाल का लगता है जब कैरेक्टर्स किसी कमरे में बैठे या खड़े होकर बस बात कर रहे हों। अब यहाँ कोई स्कीमिंग नहीं थी, लेकिन हमें ये सुनने को मिला कि कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। सबको लगता है कि वो मरने वाले हैं और इस सिचुएशन को लेकर उनका एटीट्यूड बिल्कुल रियलिस्टिक था। और हो भी क्यों ना, आखिर तुम व्हाइट वॉकर्स की आर्मी से लड़ने वाले हो। ब्रियन का नाइट बनना एक बहुत ही प्यारा सीन था। इतने टाइम से उसे सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो एक औरत है, और अब आखिरकार उसे एक नाइट की पोजीशन मिली। फिर इस बैटल में जोरा की मौत और थियॉन की मौत भी अच्छी थी। ये दोनों ही सैक्रिफाइस और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये उतनी बुरी नहीं थी। एक और चीज जो मुझे पसंद आई वो थी सांसा की स्टोरी का रैप अप। ये देखना कमाल का था कि जो लड़की पहले किसी और की क्वीन बनना चाहती थी, वो आखिर में अब अपने घर की ही रूलिंग क्वीन बन गई है। शायद ये इकलौता कैरेक्टर आर्क था जो बर्बाद नहीं हुआ और खूबसूरती से खत्म हुआ। और फिर टिरियन का जाइमी को आखिरी शब्द बहुत ही इमोशनल और प्यारा था। इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स इस सीजन में जबरदस्त थे। म्यूजिक तो फिनोमिनल था, खासकर जब नाइट किंग मरता है तब। इस सीजन में सिनेमैटोग्राफी का जवाब नहीं। हर सीन, चाहे द लॉन्ग नाइट हो, किंग्स लैंडिंग का जलना हो या आखिरी सीन में जॉन स्नो का नॉर्थ जाना हो, देखने में इतना शानदार था कि लगता था कोई मास्टरपीस बन रहा हो। लाइटिंग, कैमरा वर्क, विजुअल स्केल, सब कुछ बहुत कमाल का था। और द लॉन्ग नाइट के कुछ मोमेंट्स बहुत इंटेंस थे। व्हाइट वॉकर्स का विंटरफेल पर हमला और वो डार्क माहौल का फील अच्छा था। इस बैटल का टेंशन और विजुअल्स जबरदस्त था। जब ड्रैगन्स आग बरसाते हैं और मेलिसेंड्रे ट्रेंचेस को जलाती है, ये इस बैटल के सबसे अच्छे मोमेंट्स थे। इसका वो म्यूजिक और माहौल बहुत ही ऑसम था। लेकिन बस मेरे दिमाग में यही कुछ अच्छा याद आ रहा है। अब बात करते हैं उन ढेर सारी चीजों की जो इस सीजन में गड़बड़ हो गई थी। मैं कोशिश करूंगा कि इसे ऑर्गेनाइज्ड रखूं और सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को कवर करूं। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल और बेसिक चीज से, इसका स्ट्रक्चर। सीजन 8 में बस 6 एपिसोड्स हैं और मेरे लिए ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कम एपिसोड्स होने की वजह से सब कुछ प्रेडिक्टेबल बन जाता है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से एपिसोड में क्या होने वाला है। पहले सीजन्स में 10 एपिसोड्स होते थे तो स्टोरी का फ्लो प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। लेकिन इस सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि डेविड और डैन इसे जल्दी खत्म करना चाहते थे, जिससे राइटिंग हद से ज्यादा रश्ड बन जाती है। सीजन 7 में मैंने इसकी बात की थी, लेकिन सीजन 8 में ये खामियां और भी इंक्रीज हो जाती है। सीजन 7 की पेसिंग तेज थी, लेकिन सीजन 8 की पेसिंग इतनी इनकंसिस्टेंट है कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एपिसोड 4 को देखो, शुरुआत एक बड़े फ्यूनरल से होती है, फिर डिनर फीस्ट में ढेर सारे डेवलपमेंट्स, फिर गैंड्री का स्टॉर्मलैंड्स का लॉर्ड बनना, फिर ब्रियन और जाइमी का रिलेशनशिप क्लाइमैक्स, ब्रॉन का टिरियन और जाइमी को हाई गार्डन के लिए धमकाना, जॉन का सांसा और आर्या को अपनी असली पहचान बताना, सांसा का वो बात लीक कर देना, टिरियन का भी वो बात लीक करना, रेगल को मार देना, मिसंडेई का पकड़ा जाना, वैरिस का डैनी को धोखा देने की साजिश करना और सर्सी से सरेंडर की डील करना। ये सभी चीजें सिर्फ एक एपिसोड में हुई। मतलब क्या हो रहा है ये? और ये सब तो मैंने बस बड़े पॉइंट्स ही बताए। फिर आखिरी एपिसोड में पेसिंग अचानक धीमी हो जाती है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि पहले तो स्टोरी तेजी से भाग रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर टिरियन का कुर्सियां ठीक करने वाला लंबे सीन की क्या ही जरूरत थी? मैं धीमी पेसिंग को पसंद करता हूँ, लेकिन अगर सीन में कोई मतलब ही ना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। इसे अगर सीजन 2 से कंपेयर करें तो वहां पूरा एपिसोड डायलॉग्स से चलता था, क्योंकि वो दिलचस्प और गहरे थे। लेकिन यहाँ सीजन 8 में डायलॉग्स की डेप्थ गायब हो गई थी, जहां डेविड और डैन जल्दी जल्दी सीन बदलते रहे। जैसे जॉन स्नो का डेनरिस को बताना कि वो टारगेरियन है, और जैसे ही वो थ्रोन का कॉन्फ्लिक्ट उठाती है, व्हाइट वॉकर्स आ जाते हैं और इतना ज्यादा पोटेंशियल वाला सीन खत्म हो जाता है। फिर सांसा और डेनरिस की बातचीत, जैसे ही माहौल थोड़ा गर्म होता है, थियॉन अचानक आकर सब रोक देता है, और ये 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार होता है। इस सीजन में डायलॉग सीन छोटे कर दिए जाते हैं, जिससे वो सीन्स बेकार हो जाते हैं। बिना एक्सप्लोरेशंस और लंबे डायलॉग से सीन वीक लगते हैं। ये बस किसी तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं करते हैं। पहले सीजन्स में डायलॉग्स में वेट और गहराई थी, लेकिन यहाँ वो चीज पूरी तरह से गायब है। जैसे जॉन और आर्या का रियूनियन है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हाइप में था,
सीजन 1 में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी, लेकिन यहाँ वो बस एक हग करते हैं, फिर तलवारें दिखाते हैं और बात सांसा पर चली जाती है। उनकी रियूनियन से खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है और हमें बिना कुछ इंटरेस्टिंग डायलॉग्स के बजाय वो अजीब सा तलवार दिखाने का सीन मिलता है। डेविड और डैन को ये सीन ठीक से लिखना ही नहीं आया। दोनों के इतने गहरे और डार्क जर्नी के बाद वो फाइनली इतने सालों बाद मिलते हैं, लेकिन बस एक हग और तलवारें दिखाने के साथ खत्म हो जाती है। वाह, कितना इमोशनल है ये। और इस सीजन में इतनी लेजी राइटिंग है कि नई एंगेजिंग डायलॉग्स बनाने के बजाय वो पुराने सीजन से डायलॉग्स उठा लाए। With a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. With a belly full of wine and a girl's mouth around my cock? Men decide where power resides. Power resides where men believe it resides. Power resides where men believe. Shut your mouth. Now Varys' ashes can tell my ashes. See? I told you. Because I have balls. And you don't. ऐसी बकवास लाइंस ऑकवर्ड और स्टूपिड लगती हैं। पहले किंग्स लैंडिंग के सीन्स में गहरी लोर स्टोरीज और कैरेक्टर बिल्डिंग डायलॉग्स होती थी, अब बस बेसिक ट्रैश है जो बस स्टोरी को आगे बढ़ाता है। इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होने के बावजूद डेविड और डैन ढंग का डायलॉग्स नहीं लिख पाए और काफी जगह डायलॉग्स दिए भी नहीं है जहां उन्हें होनी चाहिए थे, और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट सीन को हटा भी दिया जो सीन्स देखने के लिए फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, जैसे सांसा और आर्या को जॉन स्नो की पहचान बताने वाला सीन स्किप कर दिया गया। ये एक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज थी, क्योंकि इसे देखने के लिए आप इतने एक्साइटेड थे और उस सीन को ही स्किप कर दिया गया। इतना बड़ा रिवील और उनकी रिएक्शन तक नहीं दिखाई गई। वो दोनों जॉन की बहनें थीं, उन दोनों के साथ अब जॉन का एक गहरा कनेक्शन बन चुका था। उनका जवाब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता, लेकिन इसे सिर्फ हमें अंदाजा लगाने पर छोड़ दिया गया। ये लेजी और रश्ड राइटिंग का बिल्कुल पीक है। इस सीजन में आर्या और डैनी की मुलाकात नहीं दिखाया। जेमी और ब्रैन का कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ 1 मिनट तक चला। ब्रैन और टीरियन की बातचीत कट कर दिया गया। सांसा और थियॉन की बातचीत भी गायब कर दिया। डेविड और डैन या तो इसे जल्दी खत्म करना चाहते थे या इन्हें अच्छे डायलॉग्स लिखने ही नहीं आते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसके डायलॉग्स ही थे और अब यही उसका सबसे वीक पॉइंट बन चुका है। ये वाकई बहुत सैड है। अब बात करते हैं इस सीजन की प्लॉट्स की। तो शुरू करते हैं नाइट किंग और आर्मी ऑफ द डेड के कंक्लूजन से। पहले एपिसोड से ही 2 प्लॉट पॉइंट्स बन रहे थे, डैनरिस का आयरन थ्रोन हासिल करना और आर्मी ऑफ द डेड का अटैक करना। जॉन स्नो ने सीजन 1 के खत्म होने से लेकर सचमुच पूरा शो ही इस आर्मी ऑफ द डेड के तैयारी में बिताया था। उसका हर फैसला किसी न किसी तरह नाइट किंग के खतरे से इन्फ्लुएंस्ड था, तो मुझे लगता है नाइट किंग को उसे ही मारना चाहिए था। क्या ये प्रेडिक्टेबल होता? हाँ, बिल्कुल, लेकिन कम से कम उसका कैरेक्टर आर्क किसी तरह पे ऑफ तो होता। सीजन 7 का पूरा पॉइंट था कि जॉन वेस्टरॉस के लॉर्ड्स को इस लड़ाई में मदद के लिए रैली करने की कोशिश कर रहा था। जॉन स्नो ने ही डैनरिस को कन्विंस किया कि वो सर्सी के खिलाफ अपनी कैंपेन रोक दे और उसकी मदद करे। जॉन ने ही ड्रैगन पिट में मीटिंग ऑर्गेनाइज की ताकि सीज फायर की बात हो सके। जॉन ने ही वाइल्डलिंग्स को वॉल के साउथ में लाया इस फाइट में हेल्प के लिए। जॉन स्नो लोगों को आपस में लड़ना बंद करने और इस बड़े खतरे की फिक्र करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर जॉन का नाइट किंग को मारना ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता, तो जिसने भी उसे मारा वो विंटरफेल में जॉन की वजह से होना चाहिए था। इस स्टोरी का पूरा कंक्लूजन ये होना चाहिए था कि अगर जॉन ने सबको एकजुट करने और अपने लड़ाई भुलाने की कोशिश न की होती तो नाइट किंग जीत जाता। नाइट किंग को मारने वाला इंसान डेनेरिस भी खुद हो सकती थी, क्योंकि वो वहां जॉन की वजह से थी, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता जैमी लेनिस्टर। जैमी जो इतने टाइम तक स्टार्क्स के खिलाफ जंग लड़ा, वही विंटरफेल को बचाता है। जैमी जिसने पहले ही एपिसोड में ब्रैन को मारने की कोशिश की थी, उसने ही आखिर में ब्रैन को बचाया। और जैमी इसलिए भी परफेक्ट होता क्योंकि वो इकलौता था जो किंग्स लैंडिंग की उस बड़ी मीटिंग के बाद नॉर्थ में आया था। जॉन स्नो नॉर्थ गया वाइट को लाने के लिए, डैनरिस उन्हें बचाने आई और उसका एक ड्रैगन मर गया। इतनी कुर्बानी दी गई सिर्फ इसलिए ताकि सर्सी को सीज फायर के लिए कन्विंस करने का एक ठोस आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन जैसा अभी स्टोरी हमें मिली है वो सारी कुर्बानी बेकार गई। वाइट को सर्सी के सामने लाने की कैंपेन ने उल्टा नुकसान ही किया, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं मिला बल्कि नाइट किंग को उल्टा एक ड्रैगन मिल गया। ड्रैगन पिट की मीटिंग से बस एक चीज निकली, जैमी का नॉर्थ जाना, लेकिन बैटल में भी वो कुछ खास करता नहीं है। अगर जैमी ने नाइट किंग को मारा होता तो जॉन स्नो का प्लान कुछ मतलब रखता। अगर जॉन साउथ ना जाता सर्सी से मिलने, तो जैमी कभी नॉर्थ ना जाता नाइट किंग को मारने की कोशिश करने, और अगर नाइट किंग को मारने के चक्कर में वो मर भी जाता तो उसका कैरेक्टर आर्क भी आगे जाकर बर्बाद नहीं होता। लेकिन यहाँ आर्या का विंटरफेल पहुंचना जॉन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। वो बस यूं ही किसी से सुन लेती है कि बोल्टन्स का कब्जा खत्म हो गया है और जॉन अभी किंग इन द नॉर्थ बन गया है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सीजन 3 में फोरशैडोइंग थी, जहां रेड वुमन ने कहा था कि आर्या नीली आंखों को हमेशा के लिए बंद कर देगी। लेकिन ये सबसे स्टूपिड रीजन है। एक रैंडम कमेंट का पे ऑफ 8 सीजन्स की जॉन की डेवलपमेंट से ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो सकता। मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि रेड वुमन के मुंह से निकली शब्द जॉन स्नो की इतनी ज्यादा मेहनत से ऊपर है। दूसरा डिबेट लोग ये करते हैं कि आर्या 8 सीजन से फाइटर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी और ये उसका क्लाइमेक्स था। ठीक है, लेकिन आर्या की ट्रेनिंग का पे ऑफ और भी ढेर सारे तरीकों से हो सकता था। मुझे नहीं लगता नाइट किंग को मारना उसके लिए जरूरी था। तो हाँ, आर्या का नाइट किंग को मारना इस स्टोरी लाइन को खत्म करने का स्मार्ट तरीका बिल्कुल भी नहीं था, जो पूरे शो की पहले सीन से ही सेटअप हुई थी। डेविड और डैन ने नाइट किंग की स्टोरी को बहुत बोरिंग तरीके से खत्म किया है। इसमें कोई डेप्थ नहीं है, पुराने मिस्ट्रीज को आगे बढ़ाने वाला ट्विस्ट नहीं है, बस एक आम सा बैटल, वो भी इतना ज्यादा बेकार क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। इसका कोरियोग्राफी पूरी तरह बर्बाद है, जहाँ पहले की बैटल्स इससे कम बजट में भी बेहतर थी। और इस बैटल में तो लॉजिक ने सबसे पहले खुद की ही जान ले ली, जहाँ डोथराकी का वाइट्स पर खुले में चार्ज करके मरना। इसके बावजूद जब मीटिंग में वो कहते थे कि सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत सकते। You can't beat them in a straight fight. और विंटरफेल के लोग क्रिप्ट्स में छुपे हुए हैं, जहां मरे हुए लोग हैं। मतलब कमाल है। फिर आर्या नाइट किंग को मार देती है। वो कभी व्हाइट वॉकर्स के साथ रिलेटेड भी नहीं थी। याद करो, क्या आर्या की पूरी स्टोरी में व्हाइट वॉकर्स का जिक्र भी हुआ है क्या? उसकी अपनी स्टोरी थी, अपने दुश्मन थे। नाइट किंग से उसका कोई लेना देना भी नहीं था। तो शो के सबसे बड़े विलन की मौत में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जहां पहले के सीजन्स में जॉफ्री और रैमजी की मौत इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। जॉन स्नो के लिए ये इमोशनल जीत होती। वो सीजन 1 से व्हाइट वॉकर्स से लड़ रहा था। नाइट किंग उसका आर्च नेमेसिस था। डेविड और डैन का कहना है कि उनको सरप्राइज एलिमेंट रखना था, लेकिन स्टोरी को बर्बाद करके सरप्राइज देना बकवास है। और हाँ, व्हाइट वॉकर्स के सिंबल्स की स्टोरी को डेविड और डैन ने छुआ तक नहीं। These are patterns that have mystical significance for the children of the forest. We're not sure exactly what they signify, but spiral patterns are important in a lot of different cultures in our world, and it makes sense that they would be in this world as well. कितना सैड है ये, इतने कूल सिंबल्स और इनका कोई मतलब ही नहीं, बस यूं ही डाल दिए। कमाल है। अब जैमी लैनिस्टर की बात करते हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन ने मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया था। सीजन 7 के अंत में जैमी सर्सी के मैनिपुलेटिव गेम से अलग होता है और आर्मी ऑफ द डेड के खिलाफ लड़ने का ऑनरेबल फैसला करता है। बड़ी ही अजीब बात यह है कि सीजन 8 का पहला हाफ उसके कैरेक्टर आर्क को खत्म करने के लिए कुछ शानदार मोमेंट्स देता है। जैमी एक ऐसा इंसान बन गया था जो हम्बल और ऑनर को वैल्यू करता था। किंग्स लैंडिंग में वो इकलौता था जिसने अपना वादा निभाया और नॉर्थ जाकर स्टार्क्स की मदद की। वहां पहुंचकर वो ब्रैन से माफी मांगता है और ब्रियन से कहता है कि वो उसके साथ बैटल में लड़ना चाहता है। ये वही जैमी था जो 7 सीजन्स पहले ब्रियन को जंगली जानवर बुलाता था। लेकिन बैटल के बाद वो फैसला करता है कि उसे किंग्स लैंडिंग लौटकर सर्सी को ढूंढना है। वो ब्रियन को छोड़कर सर्सी के पास वापस जाने का डिसाइड करता है, जहां उसका रीजन बहुत ही बकवास था। I would have murdered every man, woman, and child in Riverrun for Cersei. She's hateful. And so am I. वो अपने पुराने गुनाहों की बात करता है, लेकिन अब उससे क्या ही मतलब। हमने देखा है कि वो अब कितना बदल गया है। उसने विंटरफेल को व्हाइट वॉकर्स से बचाया, अपने अंदर के बुराई से लड़के एक अच्छा, बेहतर और सच्चा इंसान बना। लेकिन अचानक वो कहने लगता है, मैं हेटफुल हूँ, सर्सी से प्यार करता हूँ। मतलब ये क्या मजाक है। इससे उसका आर्क बर्बाद हो गया। टिरियन के साथ उसकी बातचीत सबसे इमोशनल सीन्स में से एक है, जो सच में मेरा दिल तोड़ देती है। लेकिन जब टिरियन कहता है कि 10 लाख जिंदगियां दांव पर हैं और जैमी बोलता है कि उसे किंग्स लैंडिंग के लोगों की परवाह कभी भी नहीं रही, चाहे वो बेगुनाह हो या नहीं। To be honest, I never really cared much for them. Innocent or otherwise. मतलब जैमी की स्टोरी का पूरा पॉइंट ही ये था कि उसने जो सबसे डिसऑनरेबल काम किया था, वो ही असल में सबसे ऑनरेबल काम था, क्योंकि उसने लाखों लोगों की जान बचाई थी। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि उसे इन सब की कोई फिक्र ही नहीं थी और फिर वो सर्सी के पास लौटकर मर जाता है। जैमी की स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है? हम सब सोचते थे कि उसकी कहानी ये दिखाती है कि कोई भी इंसान बेहतर बन सकता है और सही काम शुरू करने में कभी देर नहीं होती। 8 सीजन्स तक उसका कैरेक्टर आर्क इसी पर बना और उन्होंने सिर्फ एक एपिसोड में सब कुछ तबाह कर दिया। डेविड और डैन बस जैमी को सर्सी के साथ मरवाना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने उसका कैरेक्टर पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ भी वो इसे बेहतर बना सकते थे। उन्हें बस एक हार्ट ब्रेकिंग सीन चाहिए था, जहां टिरियन जैमी को सर्सी की सच्चाई दिखाकर उसकी आंखें खोलता और दोनों ये समझते कि सर्सी का मरना जरूरी है और उसका सबसे अच्छा तरीका होता जैमी के हाथों।
ये सर्सी के लिए मर्सी होती, डेनेरिस के हाथों पड़ने से बेहतर। इससे वो वैलेंकर प्रोफेसी भी पूरी होती। ऐसा होता तो उनका एंडिंग सैटिस्फाइंग और इमोशनल होता, लेकिन असल में हमें जो मिला वो अति वाहियात था। अगर बात करें सर्सी की, तो उसे कुछ करने को ही नहीं दिया गया। वो सिर्फ रेड कीप में बंद रहती है, हाथियों की शिकायत करती है, मिस संडे को मारती है और फिर खिड़की से पूरी बैटल को देखती है बस। सीजन 5 या 6 की उस कॉम्प्लेक्स विलन को अब उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। सर्सी और जैमी का कंक्लूजन भी बहुत बेकार था। आखिर में जब जैमी सर्सी के पास आता है, जैमी फिर वही सिर्फ हम मायने रखते हैं वाली लाइन मारता है। Nothing else matters. We're the only ones who matter, the only ones in this world. Until you and I are the only people left in this world. और ईंटों के घिरने की वजह से वो मर जाते हैं। ये कैसे एक अच्छा एंडिंग है? जैमी पुराने पैटर्न पर लौट जाता है, सर्सी बस शॉक्ड और सैड मोड में चली जाती है। इसमें कोई गहराई, सेटिस्फेक्शन या बड़ा मोमेंट नहीं है। शो के दो बेस्ट कैरेक्टर्स का ऐसा बेकार एंडिंग, मुझे बस ये समझा दो ऐसा हुआ कैसे। अब आते हैं सांसा पर। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उसकी एंडिंग इकलौती थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन इस सीजन में डेनेरिस और उसकी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही स्टूपिड और अनोइंग है। क्या सांसा को लगता था कि डैनी इस भरी लड़ाई में उनकी मदद नहीं कर सकती? फिर वो बस जॉन स्नो की पहचान लीक करती है। इसके अलावा इस सीजन में उसे कोई भी अच्छा मोमेंट नहीं दिया गया है। शुरुआत में जहां विंटरफेल संभालना और खाने की प्रॉब्लम्स की बात उठी थी, अब वो सब भी ऑफ स्क्रीन में गायब हो जाती है। कहां गई उसकी वो स्मार्ट दिमाग? कहां गई लिटिल फिंगर से सीखी गई उसकी वो स्कीमिंग? अगर बात करें आर्या की, तो सांडोर के साथ रिवेंज आर्क अच्छा था। उसने आर्या को सिखाया कि बदला क्या करता है। सर्सी को मारना उसके लिए वैसे भी सही नहीं था, लेकिन ये सीन भी अजीब लगा, क्योंकि एक तरफ हाउंड आर्या को कहता है कि रिवेंज अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद माउंटेन से रिवेंज लेने चला जाता है। इसके अलावा आर्या हमेशा उसकी फैमिली को चाहती थी। उसका सफर डार्क था, फैमिली उसकी नॉर्मेलिटी थी, जहां उसके फैमिली के दो सबसे दर्दनाक मोमेंट्स उसके सामने ही होती है। लेकिन सीजन 8 में वो बस उसके फैमिली को इग्नोर करती है, जहां जॉन के साथ रियूनियन ऑकवर्ड, ब्रैंड से बात ही नहीं, नाइट किंग के बाद सांसा से भी कोई इमोशनल मोमेंट भी नहीं। We're family. The four of us. The last of the Starks. गैंड्री के साथ भी उसका रिलेशनशिप बस सेक्स के लिए था। वो गैंड्री के साथ अपनी शर्तों पर रह सकती थी और उसे हाउंड से रिवेंज छोड़ने के बाद फैमिली के पास लौटना चाहिए था, न कि अनजान एडवेंचर पर। अरे हाँ, स्पिन ऑफ शो का हिंट भी तो देना है। अगर बात करें जॉन स्नो की, तो ये बेचारे का तो सीजन 6 के बाद कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई। अब वो सिर्फ एक ठीक ठाक कैरेक्टर बन के रह जाता है, जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट भी नहीं कर सकते। डेविड और डैन उसे कुछ डायलॉग ऑप्शंस देते हैं। पहला डायलॉग है यू आर माई क्वीन, दूसरा आई डोंट वांट इट। इन दोनों के अलावा एक दो डायलॉग्स, और ये भी सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए। इनके अलावा वो सिर्फ चुप रहकर कंफ्यूज्ड सा फेस बनाकर खड़ा रहता है। You are my queen. I don't know what else I can say. You can say nothing. I don't want it. I told you I don't want it. I never wanted a crown. पहले के सीजन्स में डायलॉग से कैरेक्टर की गहराई दिखती थी, जिससे हम उनके साथ कनेक्शन को फील कर पाते थे, लेकिन यहाँ वो सब कुछ गायब था। अगर यहाँ पहले जितना शानदार लाइंस होती तो शायद ये इंटरेस्टिंग लगता। जाहिर है सीजन 8 में उसका मक्वीन, यू आर माई क्वीन वाला डायलॉग मीम बनकर बर्बाद हो गया था। You are my queen. Daenerys is our queen. She is our queen. She'll be a good queen. You are my queen. I don't know what else I can say. You can say nothing. She is my queen. जॉन स्नो की बैक स्टोरी इस शो की सबसे स्मार्ट और कमाल की बैक स्टोरीज में से एक थी। शुरू में हम सब यही सोचते थे कि जॉन स्नो बस एक बास्टर्ड है। उसकी माँ कौन थी, इसमें थोड़ा सा मिस्ट्री भले ही था, लेकिन हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। और ये सवाल भी था कि इतना ज्यादा ऑनरेबल नेड स्टार्क अपनी बीवी को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ बच्चा क्यों बनाएगा, पर हमने इसे भी बस एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही हमने वो फेमस कहानी भी सुनी थी कि कैसे रेगर टारगेरियन ने लियाना स्टार्क को किडनैप किया और उसका रेप किया, और इसी से रॉबर्ट्स रिबेलियन शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, जब भी कोई रेगर की बात करता, सब उसके लिए अच्छा ही बोलते रहे। लगभग सब रेगर को एक नेक इंसान कह रहे थे, जिसे सब प्यार करते थे। तो हम ऑडियंस के मन में दो सवाल उठे। नेड स्टार्क इतना ऑनरेबल था, फिर भी उसने अपने बीवी को धोखा दिया और एक बास्टर्ड पैदा किया, और रेगर इतना अच्छा था, फिर उसने किसी को रेप किया और उसे मरने की हालत में छोड़ क्यों दिया। सबसे बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट वही होते हैं जो ना सिर्फ समझ आए बल्कि हमें पूरी तरह चौंका भी दे। जॉन स्नो ना सिर्फ बास्टर्ड नहीं है, बल्कि आयरन थ्रोन का असली वारिस है। वो रेगर टारगेरियन और लियाना स्टार्क का बेटा है। जॉर्ज आर मार्टिन का इसे जॉन के कैरेक्टर में डालना इतना जीनियस काम था कि ये आज तक की टीवी हिस्ट्री की सबसे स्मार्ट नैरेटिव डिसीजन था।
ये रेवलेशन ना सिर्फ जॉन स्नो को बदल देता है बल्कि नेड स्टार्क के ऑनर को भी नई ऊंचाइयों में ले जाता है। इस इंसान ने हर किसी से झूठ बोला कि उसने किसी और के साथ रिलेशन बनाया और एक बास्टर्ड पैदा किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी। लगभग 20 साल तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसके ऑनर को नीचा दिखाते रहे, लेकिन उसने ये सब अपने भतीजे को बचाने के लिए किया था। नेड के लिए उसका ऑनर से ज्यादा जॉन की सेफ्टी जरूरी थी। नेड स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर जो 7 सीजन्स पहले मर गया था, लेकिन हम अभी भी उसके बारे में नया सीख रहे हैं। ये प्लॉट ट्विस्ट इतना जीनियस और गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी के लिए इतना जरूरी था कि बेनियोफ और वाइस को शो रनर बनने के लिए भी जॉन के माँ बाप सही बताने पड़े थे। याद है मैंने पहले पार्ट में ये बात उठाई थी। इस टाइम तक जॉन स्नो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश और फैन फेवरेट कैरेक्टर बन चुका था, लेकिन इस प्लॉट ट्विस्ट में इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि ये जॉन स्नो को टीवी हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर बनाने की पोटेंशियल रखता है। ये टीवी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट और खूबसूरत प्लॉट ट्विस्ट था। लेकिन जॉन के आयरन थ्रोन का वारिस होने का रेवलेशन इस शो और फाइनल सीजन को कैसे इम्पैक्ट करता है? लगभग कुछ भी नहीं। इस रेवलेशन से बस इतना हुआ कि लोग डेनरिस के खिलाफ हो गए और ये एक और रीजन बन गया कि वो मैड क्वीन बन गई। टीवी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट वो सचमुच कुछ मतलब ही नहीं रखता। ये याद करने पर भी मुझे इतना दर्द और गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ शायद इसे बयां भी नहीं कर सकता। उसका कैरेक्टर आर्क भी बेकार सा बनाया। वो एक टारगेरियन है, लेकिन इसका प्लॉट पर असर बस डेनेरिस का गुस्सा होना है, और अंत में भी उसे किंग नहीं बनाते, वो नॉर्थ चला जाता है घास काटने। अजीब बात यह है कि यहाँ अनसलिड चले गए हैं, तो कास्टल ब्लैक पर कौन चेक करेगा कि जॉन वहाँ है भी या नहीं? खैर आगे चलते हैं। अब सीजन 8 की सबसे बड़े क्राइम पर, जो था डेनेरिस टारगेरियन के पूरे कैरेक्टर की न्यूक्लियर तबाही वाला डिस्ट्रक्शन। पूरे 7 सीजन्स ने ये दिखाया कि डेनेरिस कैसी कैरेक्टर थी। हाँ, कभी कभी सख्त थी, लेकिन एक नेक और प्यार करने वाली इंसान थी, जिसने अपना पूरा वक्त गुलामी खत्म करने और स्लेव्स की मदद करने में बिताया है। लेकिन डेनेरिस को ऐसी चीजों के लिए बुरा माना जाता है जो शो के बाकी कैरेक्टर्स कर चुके हैं। याद है जब उसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए बुरा बोला गया, टार्लीज ने उसके सामने घुटने नहीं टेके, तो उसने उन्हें मारने का फैसला किया। फिर उसके साथ ही उसे ईविल समझने लगे क्योंकि उसने उन्हें नहीं माफ किया। लेकिन जॉन स्नो ने भी यही सेम चीज किया और उसे एक हीरो की तरह दिखाया गया। रॉब स्टार्क ने भी यही किया, लेकिन उसे भी एक हीरो की तरह दिखाया गया। लेकिन यहाँ डेनेरिस ने किया तो उसे एक क्रिमिनल की तरह दिखाया गया। डैनी ने वेस्टेरोस के लॉर्ड्स के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस किया। अगर वो ना होती तो नाइट किंग हारता ही नहीं और वेस्टेरोस के सारे लोग मर जाते। आर्मी ऑफ द डेड से लड़ने में जॉन स्नो की मदद करने की वजह से उसके 2 ड्रैगन्स मारे गए, उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड मारी गई। फिर एक ऐसा इंसान जो पूरे शो में उसके सबसे क्लोजेस्ट रहा, वो भी मारा गया। उसकी ढेर सारी फोर्सेस मारे गए और बदले में उसे क्या मिला? सबने उसकी क्वीन बनने की क्वेस्ट को सैबोटाज करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शायद, मैं दोबारा कह रहा हूँ, शायद कुछ बेगुनाहों को मार देती। और बेनियोफ और वाइस यही चाहते थे। वो चाहते ही थे कि सब डैनी को बुरा इंसान समझने लगे, ताकि जब वो ड्रैगन पर बैठी हो और बेल्स बज रही हो तो हमें समझ आए कि उसने किंग्स लैंडिंग को क्यों जला दिया। लेकिन सॉरी, कोई भी गैसलाइटिंग, ट्रॉमा या अनफेयर ट्रीटमेंट मुझे ये कन्विंस नहीं कर सकता कि डेनेरिस पूरा शहर जला देगी। बिना रीजन इनोसेंट्स को मारना, ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है। उसका बेसिक वैल्यू हमेशा टायरनी से लोगों को बचाना था। Blood of my enemies, not the blood of innocents. तो उसका ये विलन बनने की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में भी अचानक लोग सर्सी को वर्शिप करने लगते हैं। किंग्स लैंडिंग के लोग सर्सी को क्यों पूजेंगे? उनको उससे डरना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि सेप्ट ऑफ बीलोर को उड़ाने वाली इंसान और क्या कर सकती है, या उनको दंगे करने चाहिए थे। दूसरा, अगर सर्सी लोगों को झूठ बोल रही है कि फॉरेनर्स उन्हें मारेंगे, तो डेनेरिस उनसे क्यों नाराज है? वो सिर्फ और सिर्फ रेड कीप को तबाह करके दिखा सकती थी कि वो एक मैड टारगेरियन नहीं है। इससे उसका रिवेंज पूरा होता और इनोसेंट्स भी नहीं मरते। अगर बेल्स बज रही हो तब भी डेनेरिस सीधे रेड कीप गई होती और सिर्फ वो बिल्डिंग जला दी होती, तो भी मैं उसके साथ होता। लेकिन नहीं, उसे तो मास जेनोसाइड करना था ताकि फिनाले में डैनी को जान से मारना जस्टिफाई हो सके। हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के ज्यादातर विलन्स में देखा है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं। उनकी बैक स्टोरीज हमेशा ही ट्रैजिक होती थी, जैसे सर्सी अपने बच्चों के लिए, टाइविन फैमिली लेगेसी के लिए, जॉफ्री डिसफंक्शनल फैमिली के वजह से। सबके पास एक रीजन था विलन बनने का। अगर डैनी अब एक विलन बन रही है तो डेनेरिस का मैड क्वीन बनना भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, लेकिन ये एक अधूरा मेस बन गया है। सबसे बड़ी गड़बड़ है उसका बिना कुछ वजह के किंग्स लैंडिंग तबाह करना। वो बैटल जीत चुकी थी, इनोसेंट्स को मारने का कोई रीजन नहीं दिख रहा था। अगर मिसांदेई की मौत उसकी वजह थी तो ये बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि इसे ठीक से डेवलप ही नहीं किया गया है। डेनेरिस और मिसांदेई के बीच सीजन 7 से 8 में बस एक 10 सेकंड की बातचीत थी,
उनके रिलेशनशिप को डेवलप करते तो उसकी मौत और भी इमोशनल लगती, और डेनेरिस का मैड बनना भी शायद से मेरा मतलब शायद से बिलीव किया जा सकता था। लेकिन यहाँ उसकी मौत ऑकवर्ड है और सर्सी सरेंडर करेगी, ऐसा कौन सोच सकता है। डेनेरिस की स्टोरी की एंडिंग अब हम दो तरीके से देख सकते हैं और दोनों ही डिप्रेसिंग हैं। पहला मैसेज जो बेनियोफ और वाइस देना चाहते थे, याद है मैंने जैमी के मैसेज के बारे में बोला था कि वो कितना डिप्रेसिंग था। डेनेरिस का तो उससे भी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। अगर उसका ईविल बनना जस्टिफाइड था तो मैसेज क्या है कि कोई कैरेक्टर कितना भी वादा करे कि वो अपने बाप जैसा ईविल नहीं बनेगा, कितना भी अच्छा काम करे, वो अपनी ब्लड लाइन से बच नहीं सकता, क्योंकि फायर एंड ब्लड उसकी नेचर में है। ये सबसे डिप्रेसिंग बात है जो मैंने आज तक सुनी है, एक ऐसी बात जो टीरियन ने कही थी। दूसरा तरीका है कि उसकी स्टोरी को ट्रेजेडी की तरह देखना। उसने दुनिया में इतना अच्छा किया और अचानक उसे गैसलाइट करके जेनोसाइड करवाया गया और फिर मार दिया गया। अब आते हैं पूरे शो की सबसे बड़ी बकवास पर, जो कि है ब्रैन का एंडिंग। ब्रैन का किंग बनना, वो सीन इतना स्टूपिड है कि यकीन करना मुश्किल है कि कोई इतना बेवकूफ भी हो सकता है जो इस सीन को लिख सके। टीरियन कहता है कि अच्छा राजा वो है जिसकी स्टोरी अच्छी हो। ये लॉजिक सुनने में ही कितनी स्टूपिड लग रहा है, और हैरानी की बात यह है कि सभी इसे सीरियसली ले भी रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ टीरियन की पब्लिक इमेज खराब है। वो डैनी का हैंड रहते हुए हर बार फेल हुआ, और अब वो ही 7 किंगडम्स का किंग चुन रहा है। और यहाँ ग्रे वर्म उसे सेल से क्यों निकालता है? फिर वो ब्रैन को किंग चुनता है कि उसकी 3-आइड रेवन वाली स्टोरी बेस्ट है। मतलब किसी को समझ भी आता है क्या कि 3-आइड रेवन क्या है? और यहाँ कोई अपोज नहीं करता कि स्टार्क्स पूरा वेस्टेरोस ले रहे हैं, जहाँ सांसा नॉर्थ को इंडिपेंडेंट बना रही है, यारा का आयरन आइलैंड्स और डॉन भी फ्रीडम चाहते थे, लेकिन यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। पहले सीजन्स में सब अपने फायदे के लिए लड़ते थे, लेकिन यहाँ सब चुपचाप स्टार्क्स को पावर दे देते हैं। और सबसे स्टूपिड चीज ये है कि ब्रैन कहता है कि उसने सब देखा है, इसलिए यहाँ तक आया है। मतलब उसने जानबूझकर सारी तबाही होने दी ताकि वो किंग बन सके, और टीरियन इसे सुनकर कुछ नहीं कहता है। मतलब कौन चुरा ले गया टीरियन का वो दिमाग? और ये तो सिर्फ कुछ चीजें ही मैंने बताई जिनको इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? लोग जॉर्ज R.R. मार्टिन को ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने किताबें खत्म नहीं की, बेनियोफ और वाइस को बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन सीजन 8 का डिजास्टर इसलिए हुआ क्योंकि बेनियोफ और वाइस ने एंडिंग को रश कर दिया। 6 एपिसोड्स में नाइट किंग की स्टोरी और शो का क्लाइमैक्स को खत्म करना नामुमकिन था। ये शो अपनी पेसिंग के वजह से चमकता था। कैरेक्टर्स धीरे धीरे डेवलप होते थे, उनकी खामियां और रिश्ते बनते बिगड़ते थे। जितना ज्यादा टाइम लगता था, पे ऑफ उतना इम्पैक्टफुल होता था। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि पहले कैरेक्टर्स को कॉन्टिनेंट के एक छोर से दूसरे तक जाने में महीनों लगते थे, लेकिन बाद के सीजन्स में ये ट्रिप घंटों में हो जाता है। याद है पार्ट 1 में मैंने कहा था कि मार्टिन ने गेम ऑफ थ्रोन्स को एक मूवी नहीं बनने दिया, क्योंकि ये स्टोरी 3 घंटे में फिट नहीं हो सकती। लेकिन ये बात उन्हें ही भारी पड़ गई, क्योंकि आखिर में राइटर्स ने 20 से 30 एपिसोड की स्टोरी को 6 एपिसोड्स में समेटने की कोशिश की। सबसे बुरी बात यह है कि HBO और भी सीजन्स चाहता था। आमतौर पर स्टूडियोज राइटर्स को रोकते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा था। HBO 10 या उससे ज्यादा सीजन्स चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों बेनियोफ और वाइस इसे जल्दी खत्म करना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते होंगे। उन्होंने लगभग 10 साल इस शो पर काम किया है। जाहिर है उनको नया कुछ करने का मन हो सकता है, लेकिन किसी और को शो खत्म करने दो ना। मैं गारंटी देता हूँ अगर बेनियोफ और वाइस ने किसी और को शो खत्म करने दिया होता और फिर भी एंडिंग बर्बाद होती, तब लोग आजकल यही बात करते कि उन्हें वो दिन याद आते हैं जब बेनियोफ और वाइस शो को हैंडल किया करते थे। लेकिन बेनियोफ और वाइस ने आखिरी सीजन को जल्दबाजी में खत्म किया और हॉलीवुड में अपनी रेप्यूटेशन को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। लोग आज शुक्र मनाते हैं कि जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया उनका हाउस ऑफ द ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स इतने साल बाद इसका लेगेसी क्या होगा? जाहिर है लेगेसी बदल सकती है, लेकिन अभी इसका ऑरा कुछ ऐसा है कि क्या हो सकता था। अगर ये शो 10 सीजन्स तक चलता और स्टोरी को सांस लेने का मौका मिलता तो क्या होता? अगर बेनियोफ और वाइस प्रोजेक्ट छोड़ देते और कोई और इसे हैंडल करते तो क्या होता? अगर जॉर्ज R.R. मार्टिन ने अपनी किताबें खत्म कर दी होती तो बेनियोफ और वाइस को अपना माल बनाना ना पड़ता, तब क्या होता? बस अब हम सिर्फ ये सोच सकते हैं। हकीकत ये है कि शो के आखिरी के सीजन्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स ब्रांड को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजेस को देखें, उनके पास एक कंटेंट स्टोरी होती है जो ज्यादातर शानदार होती है। एग्जाम्पल के तौर पर MCU के फेज 4, 5, 6 और आगे के फेजेस में कितने भी गड़बड़ हों, पहले 3 फेजेस आयरन मैन से लेकर एंड गेम तक हमेशा शानदार रहेंगे। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि शो का पहला हाफ शानदार था कि बस 4 या 6 सीजन्स अच्छे थे और बाकी 2 बेकार। गेम ऑफ थ्रोन्स के पास वो पूरा परफेक्ट शानदार स्टोरी कभी नहीं होगी। हम इतने साल बाद भी इसके ऊपर वीडियोस क्यों बना रहे हैं?
क्योंकि एक टाइम ये शो इतनी लेजेंडरी थी कि इसे हम मरते दम तक कभी भी भूल नहीं सकते। इस शो ने करोड़ों फैंस को इस शो से प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए हम ना ही इस शो को कभी भूलेंगे और ना ही इसके फिनाले को कभी माफ कर पाएंगे।